बच्चा देख ही नहीं पाता है कि एंगल में क्या रिलेशन है। तो देख बेटा, तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि साइन एंड कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बराबर होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 3 मैं इजी सवालों से शुरू कर रहा हूँ, फिर एक मैं बहुत भयंकर कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी लिखूंगा, बट मैं चैलेंज देता हूँ, आप परेशान नहीं होने वाले। यहाँ पे बेटा साइन के बीच में प्लस है, मतलब साइन के घर में पॉजिटिविटी है। बर्थडे पार्टी चल रही, तो बर्थडे पार्टी जब चल रही थी तो साइन अपना जो है ये पॉजिटिव वाले कमरे में साइन वाला ब्रदर एंजॉय कर रहा है, उसको बाकी दिन दुनिया से मतलब नहीं, बाकी कमरे में कॉस है। जो अभी मैंने बोला है, दीज आर द ओनली एंगल्स जिनको आपको याद रखना है। जो मैंने बोल दिया उसके अलावा किसी भी एंगल का ना आज तक जेई के इतिहास में उपयोग हुआ है, ना रहती दुनिया तक उपयोग होने वाला है, ये आप समझिए। हे बच्चा पार्टी, कैसे हो भाई सब लोग? सो वंस अगेन अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आज हम लोग बेटा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 1 में हमने ऑलरेडी वो चीजों को कवर कर लिया था जो चीजें हमें जूनियर क्लासेस में परेशान करती थी। इस वजह से कवर किया था जिससे अभी 11th एंड 12th में जेई के दौरान वो हमें ना परेशान करे। तो 10th क्लास की जितनी भी आइडेंटिटीज थी, सारी आइडेंटिटीज को हमने ढंग से कर लिया था। आइडेंटिटीज पे जो भयावह प्रॉब्लम्स होते थे, जिनको देख के 10th में लगता था कितना हाई फाई है, उसको हमने चुटकियों में कर लिया था। उसके बाद हमने 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया था, मतलब 11वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री को शुरू किया था, जिसमें एंगल के 2 यूनिट्स मैंने आपको बताए थे, डिग्री एंड रेडियन। डिग्री एंड रेडियन में जो काम की बातें थी, उन सारी काम की बातों को हमने कवर किया था। और उसके बाद में हमने साइन, कॉस, टैन की एक नई डेफिनीशन बताई थी, और उस नई डेफिनीशन के अकॉर्डिंग आप साइन, कॉस, टैन के किसी भी एंगल की वैल्यू को लिख सकते हैं। और इसके आधार पे मैंने आपको क्वाड्रेंट्स का फंडा बताया था कि भाई 0 से 90 आमतौर पे पहला क्वाड्रेंट होता है, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसमें केवल साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होता है। 180 से लेकर के 270 आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है। इसमें आपका टैन और टैन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है, जबकि 270 से लेकर के 360 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसमें कोसाइन और कोसाइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होता है। फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर पाई का कोई भी मल्टीपल है, अब या तो इवन मल्टीपल हो सकता है या तो ऑड मल्टीपल हो सकता है। तो अगर पाई का इवन मल्टीपल प्लस थीटा है तो वो पहले क्वाड्रेंट का एंगल होता है जिसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। अगर पाई का इवन मल्टीपल माइनस थीटा है तो बच्चा वो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है। इसमें केवल कोसाइन और कोसाइन का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है। अगर पाई का ऑड मल्टीपल है, पाई के ऑड मल्टीपल का मतलब होता है 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। अगर इसमें आप प्लस थीटा ऐड करते हो तो ये एंगल आपका थर्ड वाले क्वाड्रेंट में जाता है, और थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आपका टैन एंड टैन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है। जबकि पाई के ऑड मल्टीपल में जब आप माइनस थीटा करते हो तो आप बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हो। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होता है। हम एंगल को पाई के इवन मल्टीपल प्लस थीटा या इवन मल्टीपल माइनस थीटा के बजाय पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल के फॉर्म में भी ब्रेक कर सकते थे। अब बेटा 1 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 ये सारे ऊपर वाले पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल है। प्लस थीटा करने पे सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, माइनस थीटा करने पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है। 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2 ये पाई के नीचे वाले पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स है, बट नीचे वाले ऑड मल्टीपल है। इसमें प्लस थीटा करने पे आप चौथे वाले क्वाड्रेंट में जाते हो, जबकि नेगेटिव थीटा करने पे आप थर्ड वाले क्वाड्रेंट में जाते हो। कभी भी अगर एंगल को हम पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल के फॉर्म में ब्रेक करते हैं तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टैन का कॉट हो जाता है एंड सो ऑन। और आज की क्लास की शुरुआत हम सबसे पहले इन सारी चीजों के एप्लीकेशन के साथ करने वाले हैं। इनके एप्लीकेशन के बाद बेटा वो कंपाउंड एंगल के हम फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, जिन फॉर्मूले के बेसिस पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री का आधार टिका हुआ है। अभी तक भी अगर आपने चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो बेटा चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे कई सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहते हैं। और चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब होगा तो पता नहीं ये वीडियो कहाँ चला जाएगा, और तुम्हें क्या पता कि यार किसी एक वीडियो से पर्टिकुलर तुम्हारे जेई में उठ के 2 सवाल चले हैं।
तो फिर बाद में रिग्रेट होगा, देखो सर ने कराया था बट हम देख नहीं पाए और उसके बाद से ये सवाल हमसे छूट गया। और आपको पता है कि जेईई में 4 नंबर की महत्ता क्या होती है कि ब्रांच चेंज हो जाता है। जहाँ आपको ड्रीम ब्रांच कंप्यूटर साइंस मिलने वाला है, वहाँ से पता लगा अब कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है, उससे थोड़ा नीचे वाला ब्रांच मैकेनिकल मिलने लगता है। तो इसलिए चैनल पे सब लोग सब्सक्राइब रहना, बहुत ही एनरिचिंग और बहुत ही डीप लेवल का कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। इससे आपके जेईई मेन, जेईई एडवांस या फिर बोर्ड की भी बात करोगे तो उसकी होलिस्टिक तैयारी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो सकती है। अब आइए बिना किसी डिले के साथ बेटा हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सब कुछ छोटे-मोटे ऑब्जर्वेशंस हैं। अब इन सब ऑब्जर्वेशंस का बेटा मतलब एक ही है कि बच्चा मतलब इन चीज़ों को देख नहीं पाता है। कई बार साइन के फॉर्म में ऐसा लिखा है, कॉस के फॉर्म में लिखता मतलब ऐसा लिखा हुआ है, तो बच्चा देख ही नहीं पाता है कि ये एंगल में क्या रिलेशन है। तो देख बेटा, तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि साइन एंड कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बराबर होते हैं। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि अगर एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल अगर आपका 90 माइनस थीटा है, तो ये दोनों बेटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम, उनका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब उनका जो सम होना चाहिए वो 90 के बराबर होना चाहिए। अब जैसे साइन ऑफ पाई/7 को हमें कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो वही चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि साइन ऑफ थीटा कितना होता है, वो होता है आपका कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है। तो अब देखो बेटा, अगर यहाँ पे थीटा की जगह पाई/7 डाल दोगे तो साइन ऑफ पाई/7 की वैल्यू क्या आती है, वो बेसिकली आती है कॉस ऑफ 90 माइनस पाई/7। अगर यहाँ पे एलसीएम के तौर पे आप 14 ले लो तो ऊपर बेटा आपको क्या मिलेगा, 7 पाई माइनस 2 पाई मतलब 5 पाई मिल जाएगा। अब सर सवाल ये उठता है कि एग्जाम में हम कैसे इसको ऑब्जर्व ऐसे कर पाएंगे। ये तो चलो ठीक है, तो सर आपने निकाल के बता दिया, बट हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि ये दोनों बराबर है। तो देख बेटा, फंडा तुम्हें पता है कि साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बराबर होता है। मतलब ये बात तो तुम्हें भी यहाँ पे मैं दिखा चुका हूँ कि अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है। ये तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। अब इसी चीज को बेटा सोचने का दूसरा तरीका क्या हो सकता था, उस पे हम लोग थोड़ा सा नजर डालते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, देख बेटा ये एंगल आया, अगर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हमें दिख जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे नीचे आपका 14 है, यहाँ पे भी नीचे 14 होता तो ऐड करने में आसानी रहती, यस और नो। तो एक काम करो, मन में सोचो कि ऊपर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे भी आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब बेटा यहाँ पे नीचे 14 हो गया, यहाँ पे नीचे 14 हो गया, दोनों को ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर सेम है, 14 हो गया, न्यूमरेटर में 2 पाई प्लस 5 पाई 7 पाई आ रहा है, 7 पाई अपॉन 14 पाई बाई 2 हो गया, यस और नो। तो इससे आपको तुरंत दिख जाएगा। अब जैसे इसी चीज को हमें देखना था, अब फिर से वही सेम लॉजिक आपको लगाना है। यहाँ पे 14 है, मतलब यहाँ पे 14 बना ले। 14 बनाने के लिए बेटा यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा। मतलब देखो ऊपर हो गया 6 पाई, यहाँ पे लिखा है पाई, तो आपका 7 पाई अपॉन 14, मतलब इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है, साइन और कॉस इनका बराबर होगा। अब जैसे ये थर्ड वाला सवाल एक्चुअल में बताता है कि इसको आप कैसे अपने उपयोग में ला सकते हो। अब अगर हम इसकी उपयोगिता की बच्चों बात करते हैं तो एक एंगल पाई/8 लिखा है, एक एंगल 7 पाई/8 लिखा हुआ है। इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा भाई, ये आपका पाई/8 है, 7 पाई/8 है, ऐसे 3 पाई/8 है, 5 पाई/8 है। अब एंगल का तुम्हें सम करके देखना है भाई, इनका और इनका सम तो पाई आ रहा है, ऐसी तो सर कोई बात तो बन नहीं पाएगी। अगर 90 सम आता तो थोड़ी बहुत बात बन सकती थी, मतलब थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। अगर मैं पाई/8 और 3 पाई/8 का सम देखता हूं तो बच्चा वो 4 पाई/8 आता है, जो कि 90 के बराबर आ रहा है। मतलब अगर ये थीटा लिखा हुआ है तो ये 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के ही बराबर होता है, हाँ या ना। तो मतलब ये बन जाएगा साइन स्क्वायर पाई/8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई/8 आपका 1 हो जाएगा। सेम फैशन में इस एंगल और इस एंगल का सम फिर से आपका कितना आ रहा है, 12 पाई/8 आ रहा है। देखो बेटा इनका इनका सम करो, यस और नो, ये आपका 12 पाई/8 आ रहा है। 12 पाई/8 बेसिकली 3 पाई/2 के बराबर होता है। 12 पाई/8 बेसिकली किसके, 3 पाई/2 के बराबर होता है। अब जैसे मान लो इसी एंगल को अगर हमने अल्फा बोल दिया और इसको मान लो हमने बोल दिया साइन ऑफ 3 पाई/2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर,
तो वैसे तो साइन 3 पाई/2 माइनस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होता है, वो निगेटिव कॉस अल्फा के बराबर होता है, बट स्क्वायर होने की वजह से बेटा निगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंपली कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो ये भी अगर साइन स्क्वायर अल्फा लिखा है, ये कॉस स्क्वायर अल्फा लिखा है, तो इन दोनों का सम भी 1 आ गया, ओवरऑल सम आपका 2 के बराबर आ रहा है। मैं आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा कभी भी अगर आपको ऐसे दिखता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ये हमेशा 1 के बराबर होगा। ये बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही है। या फिर अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर लेट्स से 3 पाई/2 माइनस थीटा हो चाहे प्लस थीटा हो, मान लो माइनस थीटा ही था, दैट इज इक्वल टू अगेन 1, बिकॉज कॉस 3 पाई/2 माइनस थीटा निगेटिव साइन थीटा के बराबर होता, बट स्क्वायर होने की वजह से निगेटिव गायब हो जाता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ओवरऑल आपका 1 ही बन जाता। समझे ना? तो इन सब चीजों में बच्चे हमें रट्टा कुछ भी नहीं मारना है, ये हमें केवल ऑब्जर्वेशन करना आना चाहिए। ठीक है ना? अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट वाली बात करते हैं। अब जैसे इन सारे एंगल का साइन कॉस टेन एटसेट्रा हमें सब कुछ निकालना है, फंडा बहुत ही आसान होता है। मैं आम तौर पे बच्चों को मैं क्या बताता हूं, कभी भी ऐसा कोई सवाल आए तो आप हमेशा ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल आपका आपको बताया था 0 2 पाई 4 पाई एंड सो ऑन होता है, ये पाई का इवन मल्टीपल होता है। इस चीज को पाई के इवन मल्टीपल प्लस थीटा में ब्रेक करने की कोशिश करो, या पाई के इवन मल्टीपल माइनस थीटा में ब्रेक करने की कोशिश करो, या फिर अगर यहाँ पे पाई का ऑड मल्टीपल आप ले लो जो कि पाई 3 पाई 5 पाई एंड सो ऑन होगा, तो पाई का ऑड मल्टीपल माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, पाई का ऑड मल्टीपल प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। क्वाड्रेंट का शॉर्टकट क्या होता था अंकित सर, टोटली करेक्ट। ठीक है ना? इसके आधार पे बेटा हम हर एक सवाल को कर सकते हैं। आमतौर पे बच्चा कई बार 90 वगैरह के फॉर्म में भी ब्रेक करने की कोशिश करता है, बट ऐसे सवालों में हमें वैसा करने की जरूरत ही नहीं है। हम पाई/2 के ऑड मल्टीपल के फॉर्म में क्यों नहीं ब्रेक करते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। पहली बात तो पाई/2 के ऑड मल्टीपल के फॉर्म में ब्रेक करो तो पाई/2 का एक टाइप का ऑड मल्टीपल यहाँ पे है, दूसरे टाइप का ऑड मल्टीपल यहाँ पे है। भाई 1 पाई/2 5 पाई/2 9 पाई/2 यहाँ पे है, और 3 पाई/2 7 पाई/2 11 पाई/2 यहाँ पे है। तो पाई/2 के ऑड मल्टीपल के फॉर्म में ब्रेक करते हो तो पहली बात तो यहाँ पे है, यहाँ पे उसमें दिमाग लगाओ, और उसके अलावा पाई/2 के ऑड मल्टीपल में ब्रेक करना भी कई बार डिफिकल्ट होता है, क्योंकि भाई पाई/2 का ऑड मल्टीपल देखना थोड़ा सा रिलेटिवली थोड़ा टाइम टेकिंग काम है, और प्लस साइन का कॉस करो, कॉस का साइन करो, टैन का कॉट करो। इस वजह से बेटा अगर ऐसे टाइप का कोई भी सवाल आता है तो मैं पाई के मल्टीपल से ही काम चलाता हूं। इससे प्रोसेस भी इजी रहता है, टाइम भी कम लगता है, और गलती होने का चांस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। अब जैसे हम मान लो आंसर टू द ए प्रॉब्लम की बात करते हैं। अब आप लोग समझिएगा भाई, 1050 लिखा हुआ है, वही बेसिकली 18 का तुम्हें टेबल आना चाहिए, समझे ना? तो आपको पता है कि 1050 के पास में 18, 105 के पास में 18 के टेबल में कौन सा नंबर है? तो 18 इंटू 5 90 एंड 18 इंटू 6 108, तो 180 इंटू 6 होता है 1080। 180 इंटू 6 क्या होता है 1080, मतलब है 1080 के पास का कोई एंगल लिखा हुआ है, तो पहले वाले को आप लिखोगे साइन ऑफ 6 टाइम्स 180 डिग्री, जो कि 1080 हो जाएगा, माइनस में 30 डिग्री। अब देखो बेटा ये बेसिकली 6 पाई लिखा हुआ है, अब साइन 6 पाई माइनस 30 कहाँ जाएगा, 6 पाई यहाँ पे होगा, माइनस 30 करोगे इस वाले क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, यहाँ पे साइन आपका नेगेटिव होगा। साइन नेगेटिव होने का मतलब है दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ साइन 30 डिग्री। नेगेटिव ऑफ साइन 30 डिग्री का जवाब होगा नेगेटिव हाफ। ये पहले सवाल का जवाब हो गया। सेकंड वाले सवाल का हम लोग जवाब देते हैं। सेकंड वाला 405 लिखा है, अब 18 इंटू 2 36 होता है, यानी 180 360, ये 360 से थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ है, 45 डिग्री ऊपर लिखा हुआ है। तो जो भी बेटा कॉस ऑफ 105 लिखा था उसको 405 लिखा था उसको 360 प्लस 45 हमने कर दिया। अब 360 यहाँ पे प्लस 45 करने पे पहले क्वाड्रेंट में जाओगे, यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो कहने का सेंस ये क्या हो जाएगा
दिस विल बिकम कॉस ऑफ 45 डिग्री, जो कि 1/√2 के बराबर आता है। मैं एक बार आंसर टू द सी प्रॉब्लम की बात करता हूं। अब इसमें बोलते हैं सर 90 + 45 कर दो, जरूरत क्या है यार, 180 - 45 करे ज्यादा अच्छा रहेगा ना, वही एक ही प्रोसेस फॉलो करो हमेशा। तो हमने बोला दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ 45 डिग्री। साइन 180 - 45 आपका साइन ऑफ 45 हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये 1/√2 आ जाएगा। अब सेम फैशन में हम आंसर टू द डी प्रॉब्लम कर सकते हैं। बेटा कॉस ऑफ 150 लिखा है, 150 को हमने लिख दिया 180 - 30, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आ गया, जहां पे cos ऑब्वियसली निगेटिव होगा। दिस विल बी निगेटिव ऑफ cos ऑफ 30 डिग्री। cos ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू होती है -√3/2। बात समझे ना? तो यहाँ पे एंगल इस फॉर्म में लिखा था। मैंने क्या देखा कि अगर यही सारी चीजें बच्चों को हम पाई वगैरह के फॉर्म में दे दें, तो बच्चा फालतू में परेशान होने लगता है। अब यहाँ पे 3 मैं इजी सवालों से शुरू कर रहा हूँ, फिर एक मैं बहुत भयंकर कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी लिखूंगा, बट मैं चैलेंज देता हूँ, आप परेशान नहीं होने वाले हो। आप सुनिए। मजा आ रहा है सेशन में। देखो बेटा, तो देखो मेरी जवानी में जो नहीं था वो मेरे बुढ़ापे में आ गया और तुम्हारे लिए फायदा देगा। तो इसीलिए आपको मैं कहता हूँ कि एकलव्य टेस्ट सीरीज लगाओ, उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, समझे। और इस टेस्ट सीरीज में बहुत सारा सवाल है, वो सारा सवाल तुम लगाओगे ना, क्योंकि हमारे टाइम पे तो क्या था कि सवाल लगाते जाओ, भगवान की कृपा रही तो हो जाएगा आईआईटी, नहीं रही कृपा तो रह जाओगे। तो इसलिए अब भगवान की कृपा वाली बात नहीं है। एकलव्य टेस्ट सीरीज के ज्यादा से ज्यादा सवाल हमने देखे हैं कि जेडब्ल्यू में आते हैं। तुम लगाओ एकलव्य टेस्ट सीरीज के सवाल, बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलते हैं, ध्यान रखना अपना सब बढ़िया से। ठीक है, चलो, राम राम। आपको सोचना कैसे होता है। जैसे पहला वाला तो एनीवे लोगों को दिख जाता है, पाई माइनस पाई/4 लिखा हुआ है, तो पहले वाले में तो कोई कंसर्न ही नहीं है, मतलब ये 1/√2 आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा या तीसरे में बच्चों को थोड़ा बहुत कंसर्न आता है, और अगर कोई और बड़ा सवाल आ जाए तो वो कंसर्न और भी बढ़ जाता है, परेशानी और भी बढ़ जाती है। सारी परेशानियों का मैं तुम्हें सोल्यूशन बताता हूं। सबसे पहले मैं आंसर टू द बी प्रॉब्लम की बात करता हूं। अब देख बेटा, 41 ऊपर लिखा है, नीचे 6 लिखा है, तो तुम 6 के टेबल में देखो 41 के आसपास वाले दो नंबर कौन से हैं। 6 का टेबल तुम मन में सोचो, तो 6 के टेबल में एक नंबर 36 आता है, दूसरा नंबर आपका 42 भी आता है, अब 41 उसके बीच में है। तो 41 जो है 6 के टेबल में 36 और 42 के बीच में है। अब जो 41 के करीब नंबर है वो 42 है, तुम्हें करीब वाले नंबर के फॉर्म में 42 को लिखना है, 41 को लिखना है, समझे ना। तो 6 के टेबल में से 36 आता है, 42 आता है, इन्हीं दोनों के बीच में 41 था, बट 41 के करीब कौन था, 42 था। तो एक तुम काम करो, इस 10 को बेटा 10 ही लिखा रहने दो, ठीक है ना। और यहाँ पे जो 41 है उसको आप लिख लो 42 पाई माइनस पाई, ये 41 पाई को लिखा जा सकता है। अपॉन में बेटा 6 था, 6 आपका 6 रह गया, तो ये आपका कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम tan ऑफ 42/6, 7 पाई माइनस पाई/6। अब थोड़ा सा रिकॉल करो बेटा, 7 पाई माइनस पाई/6 यहाँ पे होता था, 7 पाई यहाँ पे होता था, एंगल अगर घटाओगे तो सेकंड में पहुंचोगे, जिसमें केवल साइन पॉजिटिव होता है, हाँ या ना। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम निगेटिव tan ऑफ पाई/6। निगेटिव tan पाई/6 का मतलब होता है -1/√3। अब सी वाले प्रॉब्लम में भी यही आपको काम करना है भाई। 31 पाई/6 लिखा था, तो 31 पाई/6 आप 6 के आसपास में देखो, एक नंबर 30 होगा और एक नंबर 36 होगा। 31, 30 और 36 के बीच में है। 31 किसके ज्यादा करीब है, 30 के ज्यादा करीब है, तो इसको हम 30+1 लिखेंगे 31 को। बात समझ में आती है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम कॉस ऑफ 31 पाई की जगह हमने ऊपर लिख दिया 30 पाई प्लस पाई, डिवीजन में हमने 6 लिख दिया बेटा,
सो दैट वे दिस विल बिकम cos ऑफ 30/6 मतलब 5 पाई प्लस पाई बाई 6। अब 5 पाई प्लस पाई बाई 6 को रिकॉल करो बेटा, ये थर्ड वाले क्वाड्रेंट में जाता था। 5 पाई यहाँ पे होता था, प्लस पाई बाई 6 करोगे, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में पहुंचोगे जहां पे केवल और केवल tan पॉजिटिव होता है, मतलब cos तो बहरहाल निगेटिव होगा। सो दिस विल बिकम नेगेटिव cos ऑफ पाई बाई 6। नेगेटिव cos ऑफ पाई बाई 6 का मतलब होता है नेगेटिव √3/। अब बेटा ये वाला थॉट प्रोसेस कभी भी नहीं फेल करने वाला है। मैं चाहे जितना मुश्किल सवाल यहाँ पे लिख दूं, कोई भी सवाल आपको मुश्किल बेसिकली लग ही नहीं सकता है, ये कभी नहीं फेल करने वाला है। बात समझे? जैसे मान लो मैंने लिख दिया tan ऑफ, अब मान लो ऊपर हमने लिख दिया 515, या रुको 517 पाई बाई 6 हमने लिख दिया। अब ये आ गया, अभी अच्छा खासा बड़ा नंबर हमने 517 लिख दिया। तो सबसे पहली बात तो तुम्हें 6 के टेबल में देखना है 517 किन दो नंबर्स के बीच में। बात समझ में आती? तो अब जैसे कैसे सोचोगे भाई, अगर इसको 6 से डिवाइड करते हो तो 6 से डिवाइड करने पे 6 6 48 आता है, समझे? मतलब 3 बचता है। और इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं 519 कर देता हूँ। 517 इजी हो जाएगा बेटा, मुझे इजी वाला करना ही नहीं, मुझे मुश्किल वाला करने को, ठीक है ना? तो 6 के टेबल में देखा तो 6 8 48 आ गया, और ये आपका 3 आ गया। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब 3 यहाँ पे आपका बच रहा है। तो अगर 516 होता तो 6 से डिवाइड हो जाता। अब जैसे आप लोग खुद सोचो ना, मैंने बोला कि अगर 516 होता तो 6 से डिवाइड हो जाता। कैसे? 6 से डिवाइड करके भी देख लो। 516 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 अठे 48 और 3 छका 1 36। देखो 86 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 516 से 3 से डिवाइड हो रहा था। अब 516 के बाद में अगला नंबर क्या आएगा? 522 आएगा। भाई 6 ऐड कर दो। अब ये तो सर बिल्कुल बीचों बीच में है, ये तो सर बिल्कुल बीचों बीच में है। यस और नो? तो अब इस केस में क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर दो। मान लो इसको तुमने ये लिखा कि ये tan आपका tan ही रह गया, इसको आपने लिखा 516 पाई, और प्लस में इसको आपने लिख दिया 3 पाई डिवाइडेड बाई हमने 6 लिख दी। अब 516 अपॉन 6 की वैल्यू को हम निकाल चुके हैं, 86 के बराबर आता था। सो दिस विल बिकम 86 पाई प्लस 3 पाई बाई 6। 3 पाई बाई 6 तो बेटा आपका पाई बाई 2 हो जाएगा, समझे ना? अब देखो इस पे tan की वैल्यू क्या आती है। अब इस पे आपको पता है tan अनडिफाइंड होता है। 86 पाई प्लस पाई बाई 2 कहां पे होगा? 86 पाई यहां पे होगा, प्लस पाई बाई 2 करोगे ऊपर पहुंचोगे, मतलब ये tan 90 आ रहा है जो कि अनडिफाइंड है। बाय द वे इसकी अप्रोचिंग वैल्यू इंफिनिटी के बराबर आ रही है, चूंकि 86 पाई प्लस पाई बाई। अगर इसी में साइन होता तो ये साइन ऑफ पाई बाई 2 हो जाता, 1 हो जाता है। इसी में अगर आगे कॉस लिखा होता तो कॉस ऑफ 90 आपका ये 0 बन जाता। बाय द वे ये क्या आ रहा है? ये आपका नॉट डिफाइंड आ रहा है, ठीक है? मैं चाहे बेटा जैसा भी सवाल लिख दूं, जैसे मान लो इसी सवाल को हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं, तुम थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को पकड़ना। जैसे मान लो अगर हमने ऐसा लिख दिया कि tan ऑफ लेट्स से 514 पाई डिवाइडेड बाई 6, मान लो ऐसा ही लिख दिया। हमें पता है 514 6 से डिविजिबल है, वो बात हमें पता है, बट अभी हम सेम थॉट प्रोसेस लगाना चाह रहे हैं। अब देखिए आपको पता है कि 516 वाला नंबर 6 से डिविजिबल था, और 516 के पहले 510 आया होगा जो 6 से डिविजिबल है, मतलब ये 510 और 516 के बीच में है। यस और नो? किसके ज्यादा करीब है? ये 516 के ज्यादा करीब है। तो इस प्रॉब्लम को तुम कैसे लिखो? इस प्रॉब्लम को लिखो tan ऑफ 514 को आप लोग लिख लो 516 पाई माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाई 6 लिख लो, ठीक है ना? तो tan ऑफ 516 अपॉन 6 हम लोग निकाल चुके हैं। 516 अपॉन 6 आपका 86 पाई आता था, तो आपका आता है 86 पाई 2 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 6 विल बी इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। अब बताओ भाई ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 86 पाई माइनस पाई बाई 3 आपका चौथे वाले क्वाड्रेंट में जाएगा। चौथे वाले क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव ऑफ tan पाई बाई 3 इसका आंसर आ गया। इसका आंसर होगा नेगेटिव √3 के बराबर। तो बेटा अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है
तो जो नीचे वाला नंबर लिखा है और ऊपर वाले नंबर में आपको क्या देखना है कि नीचे वाले नंबर के टेबल में ऊपर वाला नंबर किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, समझे ना? अब किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, अब उनमें से जो करीब वाला नंबर है उसके फॉर्म में ऊपर वाले नंबर को हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं। ये इसका बेटा सबसे एफिशिएंट, सबसे अच्छा तरीका होता है और ये तरीका इतना अच्छा है कि आप अगर बहुत ही कम प्रैक्टिस के साथ भी एग्जाम में जाते हो तो भी चांस बनता है कि इसमें आप कोई भी गड़बड़ी नहीं कर सकते हो, क्योंकि दिस इज क्रिस्टल क्लियर, कंसेप्ट इसका बहुत ही सिंपल है। छोटे मोटे सवाल अगर ऐसे एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं तो इनसे बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई सारे कोसाइन का सम लिखा हुआ है। अब एक छोटी सी बात हमें पता है भाई कि कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा हर हालत में 0 के बराबर होता है, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा ही होता है। तो अगर कोई भी दो कॉस का सम लिखा है, एंगल का सम 180 डिग्री है, तो उनका सम 0 हो जाएगा। अब जैसे आप लोग खुद देखिए कि यहाँ पे 5 एंड 75, 5 एंड 175 एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है, मतलब इन दोनों को मिला के तो हम 0 लिख सकते हैं, हाँ या ना? एक और बात हम लोग देखते हैं यहाँ पे बेटा। अच्छा, एक छोटा सा काम और करते हैं। ये 204 लिखा है और ये 24 लिखा हुआ है। 204 लिखा है, एक काम करते हैं, इस 204 को हमने लिख दिया 180 प्लस 24 डिग्री। और एक बात हम और भी लिख सकते हैं कि अगर cos पाई माइनस थीटा के बजाय अगर यहाँ पे पाई प्लस थीटा होता तो भी 0 आता है, क्योंकि cos 180 प्लस थीटा भी माइनस cos थीटा के बराबर होता है। तो अगर अब आप देखिए ना, अगर ये थीटा लिखा है तो ये 180 प्लस थीटा लिखा है, तो इनका इनका सम भी 0 आ गया। ले देके बचेगा कितना? cos ऑफ 300। cos ऑफ 300 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? दैट विल बी cos ऑफ 360 माइनस 60 डिग्री। cos 360 माइनस थीटा आपका फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में जाएगा, cos पॉजिटिव होगा, आंसर विल बी cos ऑफ 60 जो कि 1/2 के बराबर आ जाता है। ठीक है ना? तो ऐसे छोटी मोटी अगर सीरीज में आते हैं जहां पे एंगल का सम कुछ स्पेशल है, 180 है या फिर आपका 90 है, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में हमेशा आनी चाहिए। अब अगली बात करते हैं, कई लोगों का यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट लिखा हुआ है। अब कुछ कुछ हम पहले रिलेशंस को देखते हैं भाई। π/8 और 7π/8 इनका सम 8π/8 आ रहा है, मतलब ये कुछ ना कुछ रिलेटेड एंगल है, यस और नो? तो एक हमने छोटा सा काम किया कि यहाँ पे जो बेटा 7π/8 है उसकी जगह हमने पाई माइनस π/8 डाल दिया। तो सर इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि बेटा जो पहला वाला टर्म है वो आपका लिखा है 1 प्लस कॉस ऑफ π/8। अब चीजें प्रोडक्ट में है, 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई करना है, तुम चाहे पहले 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके बाद में 3 से मल्टीप्लाई को बाद में 2 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। तो हमने इसको और इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करने की कोशिश करना है। अब यहाँ पे इसको जब हमने cos 180 माइनस थीटा लिखा तो माइनस cos थीटा हो गया, मतलब ये लास्ट वाला जो ब्रैकेट लिखा है वो लिखा है 1 माइनस cos ऑफ π/8 लिखा हुआ है। चलिए ये बात तो समझ में आ गई। इसमें इसमें भी क्या कोई रिलेशन है? इनका इनका अगर सम करोगे 3π प्लस 5π 8π/8, फिर से सम पाई के बराबर आ रहा है, मतलब ये वाला एंगल लिखा है पाई माइनस 3π/8, फिर से सेम लॉजिक लगेगा, हाँ या ना? तो 1 प्लस कॉस ऑफ 3π/8 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 3π/8 हो जाएगा। तो अब लिखते नहीं है, मान लो ऐसा हो गया। अब जैसे यहाँ पे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, हाँ या ना? तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/8 हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे क्या लिखा था? 1 प्लस कॉस 3π/8, यहाँ पे लिखा था 1 माइनस कॉस 3π/8। तो सिमिलरली अगला वाला कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3π/8। अब बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो मतलब पहला वाला आपका लिखा है साइन स्क्वायर 3π/8 और सिमिलरली अगला वाला लिखा है साइन स्क्वायर 3π/8। इसको मैं चाहूं तो ऐसा लिख दूं। ये बेटा जेईई मेन का आया हुआ सवाल है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद बच्चों को π/8 डिग्री पे साइन कॉस टेन की वैल्यू याद होती है। इस सवाल में उसको लगाते हैं, कैलकुलेशन फालतू का बहुत बढ़ता है। हालांकि मैं भी याद कराने वाला हूँ, बट बहुत सारा जेईई का सवाल ऐसा भी है
जहां पे π/8 की वैल्यू ना रखो तो सवाल ज्यादा इजीली होता है, लाइक दिस प्रॉब्लम। एनजेई का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अब समझिएगा, क्या फिर इन दो एंगल में रिलेशन है? सर बिल्कुल रिलेशन है। कैसे? इन दो एंगल में फिर से क्या रिलेशन है कि भाई ये π/8 लिखा हुआ है और ये 3π/, दोनों का सम बेटा आपको दिख रहा है कितना आ रहा है? दोनों का सम आपको दिख रहा है कितना आ रहा है? दोनों का सम आ रहा है 4π/8 आ रहा है। दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है। मतलब ये सर क्या लिखा हुआ है? ये आपका लिखा हुआ है 90 माइनस π/8 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो साइन 90 माइनस थीटा की जगह हम कॉस थीटा भी रख सकते हैं, ठीक है ना? साइन 90 माइनस थीटा की जगह कॉस थीटा भी रख सकते हैं। तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया? ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ π/8 इंटू कॉस ऑफ π/8 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखना बेटा, एक आइडेंटिटी जो आज की क्लास में मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, अगर हमें फाइनल आंसर निकालना है तो उस आइडेंटिटी को यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? ये सवाल मैं यहाँ पे क्यों लेके आया था? जिससे आपको एंगल का कन्वर्जन थोड़ा सा क्लियर हो जाए। वो आइडेंटिटी क्या होती है आज ही की क्लास में आएगा, अभी थोड़ी देर में ही आने वाला है। अच्छा, आज की क्लास में आना मुश्किल होगा, नेक्स्ट क्लास में आएगा। साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा होता है साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा लिखा हुआ है। इसका मतलब हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा, मतलब साइन ऑफ 2 इंटू π/4 डिवाइडेड बाई 2। अब देख बेटा इसका आंसर आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना? साइन π/4 1/√2 होता है, ये 1/2√2 का होल स्क्वायर, 1/2√2 का होल स्क्वायर आपका 1/8 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर इस चीज में आपको तकलीफ हो रही हो तो उस तकलीफ को बिल्कुल तकलीफ के तौर पे ना लो, ये 100% तुम्हें अच्छी तरीके से आगे समझ में आ जाएगा। बट फिलहाल जो मैंने एंगल का कन्वर्जन बताया है, उस एंगल के कन्वर्जन पे आपको मेन फोकस रखना है, ठीक है ना भाई? तो 1/8 इस वाले प्रॉब्लम का आंसर आता है, ठीक है ना? अब अगली हम लोग बात करते हैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूला एंड मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। देख बेटा, पूरे चैप्टर में कुछ कुछ बेस लेवल के फॉर्मूले हैं। मैं आपको बताऊं, जो भी बंदा जेईई का एग्जाम सीरियस लेवल पे देने जा रहा है, उस बंदे को इसमें से हर एक फॉर्मूला याद होता है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अगर आप 11वीं क्लास के बच्चे हो तो 11वीं क्लास के बच्चे कई बार अरे छोड़ो यार कौन याद करेगा, मजा नहीं आ रहा है, नहीं याद करते हैं। बट अल्टीमेटली आपको ये ना याद होने की वजह से इतनी परेशानी होगी कि तुम्हें कभी ना कभी याद करना पड़ेगा। तो अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस है, या तो भैया खूब परेशानी झेलने के बाद हार के थक के मजबूरी में याद करो, या फिर अभी याद कर लो जिससे आगे की सारी परेशानियां दूर हो जाएं। क्योंकि बेटा इसको आज की डेट में याद करोगे, आज के 8 महीने 10 महीने 1 साल बाद याद करोगे, एफर्ट उतना ही लगने वाला है। तो फालतू में ऐसा क्यों काम करें भाई? जो चीज हमें करना ही है हर हालत में, उसको आज ही करके खत्म करते हैं कि जिससे कि भविष्य में इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए। तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूले में बेटा ये सारे आपके बेसिक फॉर्मूले हैं। एक आपका साइन ए प्लस बी लिखा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी लिखा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक आपका कॉस ए प्लस बी लिखा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एक आपका कॉस ए माइनस बी लिखा हुआ है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये 100% बच्चों को याद होना चाहिए। अच्छा, इसमें कभी गलती या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर साइन ए प्लस बी में हमेशा एक साइन का टर्म आता है, एक कॉस का टर्म आता है। तो जब साइन ए आया तो उसके साथ कॉस बी आया, जब कॉस ए आया तो उसके साथ साइन बी आया। पहले से दूसरे पे पहुंचने का तरीका क्या है? बी की जगह माइनस बी डाल दो। तो देख बेटा, जब बी की जगह माइनस बी एलएचएस में डालोगे तो एलएचएस में आपका साइन ए माइनस बी हो जाएगा। जब यहाँ पे आप बी की जगह माइनस बी डालोगे तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, मतलब पहले टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी की जगह माइनस बी डालने पे साइन ऑफ माइनस बी आपको माइनस साइन बी के बराबर होता है। बताया था ना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, लिहाजा निगेटिव आपका बाहर आ जाएगा। तो अगर साइन ए प्लस बी में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तुम्हें अगर साइन ए माइनस बी लिखना है तो इसमें जब जब जो साइन बी वाला टर्म है उसके आगे नेगेटिव होगा। एक टर्म साइन बी वाला होगा, एक टर्म साइन ए वाला होगा। साइन बी वाले टर्म के साथ नेगेटिव होगा। आप समझे? कॉस में दोनों कॉस आएगा या दोनों साइन आएगा। तो इसमें पहले कॉस ए कॉस बी माइनस, यहाँ पे बच्चों को पता है गलती क्या होती है, सब कुछ याद करने के बाद उनको लगता है यहाँ पे प्लस है। राइट, प्लस नहीं है भाई, यहाँ पे माइनस ही है, ठीक है ना? और अगर b की जगह माइनस बी डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है साइन बी वाला टर्म निगेटिव हो जाएगा। तो ये पहले चार फॉर्मूले हैं,
इन्हीं 4 फॉर्मूलों के बेसिस पे बेटा हम बेसिकली 15 डिग्री और 15 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट है 75 डिग्री को हम डिराइव करते हैं। 15 डिग्री को डिराइव करने के लिए बेटा जैसे a माइनस बी वाले फॉर्मूले में आप a की जगह 45 डिग्री डाल देते हो, b की जगह 30 डिग्री डाल देते हो। अब देखो ना, अब मान लो तुम्हें कॉस ऑफ 15 डिग्री को डिराइव करना था। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो a माइनस बी ऐसा हो गया, a की जगह हमने 45 डाला है, b की जगह कितना 15 डाला है, तो इसी कॉस ऑफ a माइनस बी का जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, इसमें a की जगह 45 एंड b की जगह 30 डिग्री को डाल के हम cos ऑफ 15 डिग्री को डिराइव कर सकते हैं। सिमिलरली sin ऑफ 15 एटसेट्रा को डिराइव कर सकते हैं। चाहो तो आप खुद से इसको करके देख लेना, बट मैं बिल्कुल काम की बात पे यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये 4 फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट, इन्हीं से मतलब पूरे चैप्टर की शुरुआत होती है। अब इन 4 के अलावा भाई tan a प्लस बी, tan a माइनस बी भी आता है। इसमें भी वही लॉजिक है, tan a प्लस बी आमतौर पे बच्चों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a माइनस बी लाना है तो b की जगह माइनस बी डाल दो, तो ये साइन आपका चेंज हो जाएगा। कॉट वाला तुम्हारी मर्जी है, मैं हमेशा इसको लिखवा देता हूं कॉपी में, बट आमतौर पे कॉट वाला मैं याद नहीं करता। आमतौर पे कॉट वाला मैं याद नहीं करता हूं, हालांकि बहुत इजीली डिराइव किया जा सकता है। जैसे कॉट a प्लस बी को अगर हमें डिराइव करना था तो इसी में रेसिप्रोकल कर दो, और इसमें रेसिप्रोकल करने के बाद सारे tan को कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जहां जहां tan a है उसकी जगह 1 अपॉन कॉट ए डाल दो, जहां जहां tan b है उसकी जगह 1 अपॉन कॉट बी डाल दो, बहुत इजीली आ जाएगा कॉट a प्लस बी या कॉट a माइनस बी। बट आमतौर पे अगर आप इसको नहीं भी याद करते हो तो भी चलता है। तो यहाँ से a प्लस बी या a माइनस बी में समझ में आता है कि हमें साइन कॉस tan का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब बेटा जेई का जो भी सवाल इस पे आता है या फिर अगर कहीं पे अगर ये उपयोग होता है तो आमतौर पे एक से ज्यादा फॉर्मूले सवाल में यूज होते हैं। तो इसी स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते वक्त मैं बाकी सारे फॉर्मूलों को भी मैं आपके सामने ले आया। अब जैसे पहले मैं ये वाला बताता हूँ। अब जैसे मान लो ये वाला फॉर्मूला है, क्योंकि ये बेटा सारा सेट ऑफ फॉर्मूला अगर हमें एक साथ में पता होगा तभी हम काम चला पाएंगे, अदरवाइज कोई इतना इजी सवाल आने का चांस बहुत कम है कि एक ही फॉर्मूला यूज हुआ आंसर आ गया। एटलीस्ट जेई मेन या जे एडवांस में तो हम लोग ऐसी उम्मीद नहीं करेंगे। अब हुआ क्या बेटा, जैसे अब पहले इन सब फॉर्मूलों का थोड़ा डेरिवेशन पे आप लोग फोकस करो। भाई साइन ए प्लस बी है, साइन ए माइनस बी है। अब इसमें बताओ निगेटिव वाला टर्म कौन सा आता था? निगेटिव वाला टर्म इसमें आता था कॉस ए साइन बी, और यहाँ पे तो पॉजिटिव में कॉस ए साइन बी आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कौन? जब बचेगा कौन सा टर्म? बचेगा कौन सा टर्म? वो साइन बी वाला टर्म निगेटिव के साथ था, वो नहीं बचेगा। तो अब बचेगा कौन? कॉस से साइन बी वाला टर्म आपका, कॉस बी साइन ए वाला टर्म आपका बचेगा, साइन ए कॉस बी वाला टर्म बचेगा। तो सबसे पहली बात बेटा तुम्हें याद क्या रखनी है कि 2 साइन ए कॉस ऑफ बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। पहला वाला याद है, दूसरा वाला हमें याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इनफैक्ट हमें याद भी नहीं होता। पहला वाला फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि अगर एक साइन है एक कॉस है, एक साइन है एक कॉस है, और यदि उन दोनों का प्रोडक्ट है, साइन और कॉस का क्या लिखा है? प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो हमेशा यही फॉर्मूला लगाना है। तो 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के तौर पे ही आपको केवल याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो हमने बोल दिया, लेट से लिखा है 2 cos 3x इंटू साइन ऑफ मान लो 5x लिखा है। अब बच्चा बोलेगा सर इसमें हम सेकंड वाला लगाए, हम सेकंड वाला क्यों लगाएंगे भाई, फालतू में दिमाग पे लोड क्यों बढ़ाना है, हम पहला वाला ही लगाएंगे। 2 sin a cos b क्या होता है? sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 sin a cos b क्या होता है? sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसको याद करना भी बहुत इजी काम है, 2 sin a आना चाहिए। तो मैं बोलूंगा भाई a वाला एंगल इसको ले लेते हैं, b वाला एंगल इसको ले लेते हैं, हम 2 cos a sin b इसमें क्यों सोचेंगे। तो हमने क्या बोला, ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी, 5 प्लस 3 8 प्लस साइन ऑफ a माइनस बी साइन ऑफ 5 माइनस 3। तो भाई ये सिंपली आपका ऐसे ही आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ 8x प्लस में आपका हो जाएगा साइन ऑफ 2x हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले अब ये अलग बहुत सिंपल है। देखो इसमें गलती क्यों नहीं होती, क्योंकि मैं आइडियली में बच्चे से एक्सपेक्ट करता हूं कि उसको cos a प्लस बी cos a माइनस बी ये सब अच्छे से याद होगा।
तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b होता है, cos a माइनस b का फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b होता है। दोनों को ऐड करोगे तो sin a sin b वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 cos a cos b बचेगा। और यही अगर 2 sin a sin b है तो cos a माइनस बी में दोनों प्लस आता था, cos a माइनस बी cos a cos b प्लस sin a sin b होता है, cos a प्लस बी cos a cos b माइनस sin a sin b होता है। दोनों को घटाओगे 2 sin a sin b बचेगा। तो तुम्हें ध्यान क्या रखना है बेटा, प्रोडक्ट में अगर एक साइन है और एक कॉस है तो इकलौता इसी फॉर्मूले से हमेशा अपना काम चल जाएगा। दूसरा वाला की याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, किसी भी कीमत पे जरूरत नहीं है, कहीं नहीं यूज करूंगा। और अगर प्रोडक्ट में दोनों कॉस है, उनको सम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला है। प्रोडक्ट में अगर दोनों साइन है, उनको भी हमें सम या डिफरेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला है। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी वगैरह का जो फॉर्मूला है उसके आधार पे इन 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज को डिराइव किया जाता है। जैसा कि बताया, एग्जाम में कुछ फॉर्मूला सेट आपको याद होना चाहिए, वो हमेशा साथ में चलेगा। एटलीस्ट हम अगर जेई वगैरह टाइप के एग्जाम की बात करते हैं तो वो बोर्ड में होता है कि इतना सही सवाल आ गया, इतना कर दिया, 1 नंबर मिल गया। बात समझे ना। अब इसके बाद में एक फॉर्मूला होता है सीडी वाला फॉर्मूला। सीडी वाले फॉर्मूले में होता क्या है बेटा, इसी साइड में मैं ए प्लस बी की जगह सी डाल देता हूं, ए माइनस बी की जगह डी डाल देता हूं इसी वाली साइड में। अब जैसे थोड़ा सा आप हल्का सा लॉजिक समझ लो कि जब आपने ए प्लस बी की जगह जब सी डाला और ए माइनस बी की जगह डी डाला, तो इसका मतलब यहां से तुम्हें क्या आ रहा है कि भाई दोनों को ऐड करो, 2a आपका सी प्लस डी आ रहा है, मतलब a की वैल्यू आ रही है सी प्लस डी अपॉन 2। दोनों को घटा दो तो a कैंसिल हो जाएगा, तो LHS में 2b आ जाएगा, मतलब b की वैल्यू आ रही है c माइनस डी अपॉन 2। तो इसी फॉर्मूले को एक दूसरे वर्जन में लिखा जाता है। बात समझे ना। यहाँ पे हमने c डाला, यहाँ पे हमने d डाला, तो RHS में आ गया साइन c प्लस साइन d। उसका आंसर c और d के फॉर्म में क्या आएगा, उसका आंसर आएगा 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 कॉस ऑफ c माइनस डी अपॉन 2। और बाकी इसी हिसाब से बाकी फॉर्मूलों में करके ये वाला फॉर्मूला भी डिराइव किया जाता है। समझे ना। ये भाई अगर 2 साइन सम के फॉर्म में लिखा है, उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ऐसा है। तो यहाँ पे देखो बेटा 2 साइन का सम है, यहाँ पे 2 साइन का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 कॉस का सम है, यहाँ पे 2 कॉस का डिफरेंस है। ठीक है। आमतौर पे देखा है मैंने बच्चों को, ये 4 फॉर्मूला याद करने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होती है। अब इस डिफिकल्टी का भी मैं आपका निवारण एक बार मैं कर देता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। डिफिकल्टी आपको क्यों होती है, क्योंकि इसमें आप ऑब्जर्व नहीं करते हो क्या क्या सिमिलैरिटीज है। बेटा देख, ये वाला 2 हर जगह लिखा हुआ है, यस और नो, तो ये 2 तो आपको लिखना ही है। इस 2 के अलावा आपको दिख रहा है c प्लस डी अपॉन 2, सी प्लस डी अपॉन 2, सी प्लस डी अपॉन 2, सी प्लस डी अपॉन 2 हर जगह लिखा है, मतलब c प्लस डी अपॉन 2 हर जगह लिखना है। और डेरिवेशन ही वैसा कुछ हुआ था भाई ना। ये c माइनस डी अपॉन 2, सी माइनस डी अपॉन 2, सी माइनस डी अपॉन 2, सी माइनस 2 हर जगह लिखा हुआ है, इसको भी हर जगह लिखना है। हमें याद केवल इतना करना है बेटा कि कहाँ पे साइन लगाना है, कहाँ पे कॉस लगाना है, इतना ही याद करना है ना। कहाँ पे साइन लगाना है, कहाँ पे कॉस लगाना है, बाकी तो सब सेम है, यस और नो। तो अब उसका देखो एक याद करने का तरीका आप लोग सीखो। मतलब मैं अपने बच्चों को क्या बताऊं, तो मेरा बच्चा इसको बहुत इजीली याद करता है। मेरा बच्चा कैसे याद करता है, मेरा बच्चा बोलता है कि सर ये जो साइन है ये सेंसिबल आदमी है। अच्छा, सेंसिबल आदमी की खास बात क्या होती है। सेंसिबल आदमी जैसे मान लो आपके पिताजी, आपके चाचा जी, आपके दादा टाइप के लोग हो गए, तो उनकी खास बात क्या है कि घर में अगर खुशी का कोई माहौल है तो वो डांस करने में पीछे नहीं है, एंजॉय करने में भी वो नंबर 1 है। बट अगर कभी मान लो गलती से कोई आपदा आ जाती है घर में, तो आपदा आने पे भी वो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। ये सेंसिबल आदमी की खास बात होती है। और बेटा जो को साइन है वो आपका कनिंग आदमी है। कनिंग का मतलब होता है चालाक, धूर्त आदमी है ये। अब धूर्त आदमी की खास बात क्या होती है कि अगर घर में कोई खुशी का माहौल है या कहीं पे पार्टी चल रहा है, तो कोट टाई पहने वो सबसे नंबर 1 आगे खड़ा मिलेगा, ठीक है ना, कि लगेगा सबसे पूरी पार्टी का जिम्मा इन्होंने लिया है, पूरी पार्टी यही करा रहे हैं। बट अगर कहीं पे कुछ आपदा आ गई, कोई त्रासदी आ गई, तो धूर्त आदमी उसमें कट लेगा, पीछे हट जाएगा, बोलेगा हमें क्या करना, हमें क्या लेना देना उससे।
तो कॉस को तुम्हें याद रखना है कनिंग आदमी होता है। अब ये कहानी यहाँ पे कैसे लगती है, यहाँ पे बेटा साइन के बीच में प्लस है, मतलब साइन के घर में पॉजिटिविटी है, बर्थडे पार्टी चल रही है, बर्थडे पार्टी चल रही है। तो बर्थडे पार्टी जब चल रही थी तो साइन अपना जो है ये पॉजिटिव वाले कमरे में साइन वाला ब्रदर एंजॉय कर रहा है, उसको बाकी दिन दुनिया से मतलब नहीं, बाकी कमरे में कॉस है। अगली बात देखो, साइन के घर में निगेटिविटी है, मतलब एक आपदा आई है, एक त्रासदी आई है, कुछ गड़बड़ हुआ है, तो साइन निगेटिव वाले कमरे में खुद जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। बाकी भाई गांव वाले कमरे में लोग क्या कर रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं, कॉस चुपचाप अगले कमरे में बैठा है। कॉस के घर में बर्थडे का माहौल है, पॉजिटिव है, शादी का माहौल है। पहले वाले कमरे में भी कॉस, समझे ना, प्लस है, पहले वाले कमरे में भी कॉस ब्रदर ही एंजॉय कर रहा है, मॉकटेल पी रहा है, और दूसरे वाले कमरे में भी कॉस ब्रदर ही मैंगो शेक पी रहा है। दोनों कमरे में कॉस ब्रदर एंजॉय कर रहे हैं बढ़िया गाना लगा के, ठीक है ना। अब इसके बाद में लास्ट में कॉस के घर में आई आपदा, समझे ना, कॉस के गांव में आई आपदा, ठीक है ना। तो पहले वाले कमरे में भी जलने के लिए साइन को भेज दिया, आग लगी पड़ी है, दूसरे कमरे में भी जलने के लिए साइन को भेज दिया, और जब वो कमरा छोड़ के भागा तो आगे उसने पेट्रोल डाल दिया, निगेटिव का मतलब और पेट्रोल डाल दिया कि तुम बाहर निकलो मत, झुलस के बिल्कुल वहीं पे खत्म हो जाओ। बात समझ में आती, तो माइनस और पेट्रोल भी डाल दिया। तो अगर ये चीज से अगर हम फॉर्मूला याद रखते हैं तो हमें बहुत ही आसानी होती है। अच्छा, इसके बाद में जैसे कई बार इसी निगेटिव को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो c माइनस डी अपॉन टू के बजाय कई बार d माइनस सी अपॉन टू भी लिख दिया जाता है, बट चलो इसको याद करने की जरूरत नहीं। तो बच्चों अगर आप इस हिसाब से फॉर्मूला को याद करते हो तो तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में फंडे क्लियर है, दो हर जगह लिखना है, एक एंगल सी प्लस डी अपॉन टू, एक एंगल सी माइनस डी अपॉन टू हर जगह लिखना है। अब किसके आगे साइन लिखना है, किसके आगे कॉस लिखना है, दिस इज द ओनली मुद्दा जिसके लिए ये शॉर्टकट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और एक छोटी सी बात मैं और बोलता हूं, ये दो आइडेंटिटीज, मतलब देखो इतना कुछ नहीं है, जैसे आज मैं आपको आइडेंटिटीज बता रहा हूं, अब इस पे सारे मिक्स सवाल ही कराऊंगा जिससे कि तुम्हारा जो है एकेडमिक स्टैंडर्ड बहुत मतलब तेजी से बढ़ेगा। एक बार और सारी आइडेंटिटीज को पढ़ाना है, मामला खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, इसको याद करना भी बहुत ईजी काम है। ऐसा नहीं लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आ गई, यस और नो। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। हालांकि इसको हमें याद करने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं आता कैसे है। साइन स्क्वायर ए की जगह डाल दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी की जगह डाल दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो वही चीज आपको मिल जाएगी। अब इसी आधार पे कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, अगर भाई ये मान लो अगर ये कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी होता तो दुनिया बहुत ही सिंपल हो जाती, बट ऐसा नहीं है, समझे ना। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर आती है। मतलब ये आइडेंटिटी बच्चा इग्नोर मारता है, जेई के सवालों में बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया कि ये आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज होके आपका काम होता है, तो 100% इस आइडेंटिटी को भी याद रखना है। इसके अतिरिक्त बेटा सवाल लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पे साइन 15 लिखा है √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2, कॉस ऑफ 15 लिखा है √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2, tan 15 cot 15, ये सारी वैल्यूज लिखी। अब इसमें क्या है कि अभी तक जो अपनी जानकारी है उसके आधार पे ये सारा कुछ आप नहीं प्रूफ कर सकते हो, बट मैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को मैंने एक ही टेबल में फिलहाल हमने लिख दिया। इसके अलावा मैं आपको कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को नहीं बताने वाला हूं। और मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जैसे एक बात बताऊं, जैसे साइन ऑफ 18 √5 माइनस 1 अपॉन 4 है, अब इसका डेरिवेशन बहुत लास्ट में आता है, बट इसका जो जेई वाला सवाल पूछता है वो 2 साइन ए साइन बी के फॉर्मूले के फॉर्म में पूछता है। तो आज अगर मैं 2 साइन ए साइन बी बताऊं और 2 लेक्चर के बाद मैं आपको बताऊं साइन 18 इतना होता है, तो तब तक तो डिस्कनेक्ट आ जाएगा। तो इसी वजह से सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को एक टेबल में लिखा है
जिससे बच्चे को कुछ दिक्कत ना हो। अब आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बेटा सुन, साइन 15 √3 - 1 अपॉन 2 √2 होता है। साइन 15 को हमने याद करवाया, √3 - 1 अपॉन 2 √2 होता है। इसी चीज को कई बार रैशनलाइज भी कर दिया जाता है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो उसको कई बार √6 - √2 डिवाइडेड बाई √2 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे 4 भी लिखा जाता है। वो तो रैशनलाइज करने वाली बात होगी। अब साइन 15 ऑब्वियस सी बात है cos 75 के बराबर होगा। साइन और cos कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे सेम होते हैं, ठीक है ना। अब तुम्हें ध्यान क्या रखना है, साइन 75 साइन 15 से बड़ा होगा। देखो ना, साइन 0 होता है, साइन 91 होता है, तो 0 से 90 के बीच में साइन बढ़ता है। यानी साइन 15 अगर इतना है तो साइन 75 इससे ज्यादा होना चाहिए। अब ज्यादा सोचने या करने का तरीका क्या था कि ये जो √3 - 1 था उसकी जगह √3 + 1 लिख दो, तो ये साइन का 75 हो गया। अब कॉस वाला मत याद करो, मतलब तुम्हें एक साइन 15 याद किया और वही कॉस 75 हो जाएगा, और फिर तुमने साइन ऑफ 75 याद कर लिया। tan ऑफ 15 2 - √3 होता है, और tan 75 tan 15 से बड़ा होगा। अब tan को भी देखो, tan 0 होता है, tan 90 इंफिनिटी को अप्रोच करता है, तो tan 75 क्या होगा, 2 + √3 हो गया। तो 15 एंड 75 सबको याद हो गया। 15 एंड 75 100% सबको याद करना है, साइन कॉस tan तीनों का। अगली बात हम करते हैं, यहां पे लिखा है साइन 18। साइन 18 आपका √5 - 1 अपॉन 4 होता है। साइन 36 का बेटा एक्चुअल में कहीं कोई यूज नहीं होने वाला है, ये फालतू में लिखा हुआ है। मैं क्यों लिख के लाया हूं, क्योंकि आप जिन किताबों को पढ़ रहे हो उसमें भी बहुत सारी फालतू की चीजें लिखी है। 18 एंड 36 में एक बात आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, केवल और केवल साइन 18 यूज होगा या फिर कॉस ऑफ 36 यूज होगा, बाकी कुछ नहीं यूज होगा। इसके अलावा कुछ नहीं यूज होगा। साइन 18 की वैल्यू √5 - 1 अपॉन 4 होती है। अब वो cos 72 होता है, वो कॉमन सेंस वाली बात है, वो थोड़ी ना लिखोगे, याद रखोगे। और cos ऑफ 36 √5 + 1 अपॉन 4 होता है। ये वाला डेटा बेटा, अब मैं यूजलेस वाले डेटा को मैं क्रॉस कर देता हूं, ठीक है। हमें किसी भी कीमत पे हमें ये वाली चीज को याद नहीं रखना है। ये भी जानना जरूरी, क्या क्या नहीं याद रखना है। किसी भी कीमत पे हमें इस वाली चीज को याद नहीं रखना है। तो अब देखो चीजें सिंप्लीफाइड होगी। हमें सर केवल साइन 18 पता है, जो कि √5 - 1 अपॉन 4 होता है। हमें कॉस का 18 नहीं पता, हमें कॉस का 18 नहीं पता, और हमें कॉस में 36 पता है, जो कि √5 + 1 अपॉन 4 होता है। हमें साइन का 36 नहीं पता। किसी ने मान लो बहुत जबरदस्ती कर लिया कि तुम्हें साइन 18 पता है, तुम हमें कॉस 18 बता दो, तो तुम बोल देना भैया साइन 18 पता है, कॉस 18 बताने के लिए आइडेंटिटी लगा लो, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √1 - sin स्क्वायर थीटा। तो cos 18 कितना हो जाएगा, दैट विल बी √1 - sin स्क्वायर 18, और साइन 18 आपको पता है। तो आप चाहो तो ये साइन 36 की वैल्यू को या फिर cos ऑफ 18 की वैल्यू को डिराइव करके आप कर सकते हो, बट इसको किसी भी कीमत पे हमें याद नहीं रखना है। तो याद रखने के नाम पे 15 डिग्री हमें सबका याद रखना है, 18 डिग्री में केवल और केवल साइन को याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं याद रखना है, और कॉस में हमें 36 डिग्री को याद रखना है। इसके अलावा बेटा 22.5 वगैरह हमें याद रखना है। जैसे साइन ऑफ 22.5 है, इसको मैं डिराइव भी आपको आगे करवाऊंगा, और फिलहाल नोट्स में एक बार इकट्ठा लिख लो, नहीं तो दिक्कत क्या होगी, आज एक फॉर्मूला बताया, अगले लेक्चर में एक और, अगले लेक्चर में उसको सारी वैल्यू अलग अलग पड़ी रहेंगी, और हमें कभी नहीं समझ में आएगा कहाँ पे क्या यूज करना है। और प्लस बेटा जो जेई में सवाल आएगा उसको इससे थोड़ी ना मतलब है कि तुमने cos 22.5 का डेरिवेशन मल्टीपल एंगल में सीखा था। वो तो भाई क्या करेगा जेई वाला, क्या करेगा जेई वाला, तो सिंपल यार इस वाले फॉर्मूले को इस वाले फॉर्मूले को cos ऑफ 22.5 से कनेक्ट मारेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब तुम साइन 18 सबसे लास्ट में सीखने वाले हो, जे वाला क्या बोलेगा, नहीं भाई हम तो इस फॉर्मूले में साइन 18 बच्चों से पूछेंगे। और बच्चा क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि भाई आज बच्चा ये पढ़ रहा है, टुवर्ड्स द एंड वो साइन 18 का डेरिवेशन पढ़ता है, तो भाई साइन 18 वाले जो सवाल है इस पे आधारित है, वो सारे के सारे छूट गए। तो अपन वो काम नहीं करने वाले, अपन बहुत ही प्रॉपर स्ट्रेटेजीज के साथ चल रहे हैं,
जिससे कम टाइम में ज्यादा इफेक्टिवनेस आए और जो अपना करंट एग्जाम है उस एग्जाम में हम कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख पाए। आपका एफर्ट कम होगा, आपका टाइम सेव होगा, समझे ना, और आपकी लर्निंग जो है रिलेटिवली कम टाइम में बहुत हाई लेवल पे होगी। तो इस वजह से इसको ही मैंने एक साथ लिख दिया है कि सारा बच्चा इसको नोट कर लेगा और इसको अभी मैं यूज भी कर सकता हूं फिलहाल, भले इसका डेरिवेशन हमें नहीं आता। तुम्हें ध्यान क्या रखना है, एक बात जैसे मैं इसके रेफरेंस में बताता हूं, ये पहली बात तो tan ऑफ 22.5 बहुत ही क्यूट है, √2 - 1 है। tan 22.5 बहुत ही क्यूट है, सुंदर दिख रहा है ना, √2 - 1 है। और ये बेसिकली आपका ये क्या लिखा है, ये tan ऑफ 67.5 या 3π/8 लिखा हुआ है। अब tan 22.5 और tan 67.5 में tan 67.5 बड़ा होना चाहिए, tan 67.5 √2 + 1 होता है। कॉट के फॉर्म में याद करो, केवल tan के फॉर्म में याद कर लो। अच्छा, अब ये sin 22.5, अब देखो बेटा एक्चुअल में sin 22.5 कितना आता है, उसी को सॉल्व किया गया है। बड़े से अंडर रूट में √2 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2 आता है, ये आता है। बड़े से अंडर रूट में √2 - 1 अपॉन 2√2 आता है। और यही जो चीज है ना, ये साइन का 22.5 है और यही चीज बेसिकली साइन का 67.5 लिखा हुआ है। ये होता है बड़े से अंडर रूट में √2 + 1 अपॉन 2√2। अब इसको भी याद करना तुम्हें थोड़ा सा इजी लग रहा होगा। तो देख बेटा, आप साइन में 15 बोलोगे, √3 - 1 अपॉन 2√2, साइन का 75, √3 + 1 अपॉन 2√2, tan का 15, 2 - √3, tan का 75, 2 + √3, साइन का 18, √5 - 1 अपॉन 4, कॉस का 36, √5 + 1 अपॉन 4, साइन का 22.5, बड़े से अंडर रूट में √2 - 1 अपॉन 2√2, साइन का 67.5, बड़े से अंडर रूट में √2 + 1 अपॉन 2√2, tan का 22.5, √2 - 1, tan का 67.5, √2 + 1। जो अभी मैंने बोला है, दीज आर द ओनली एंगल्स जिनको आपको याद रखना है। जो मैंने बोल दिया उसके अलावा किसी भी एंगल का ना आज तक जेईई के इतिहास में उपयोग हुआ है, ना रहती दुनिया तक उपयोग होने वाला है, ये आप समझ लो। हम इतने से सब कुछ कर सकते हैं। अब वो बेवकूफी मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं बेटा, sin 15 ही cos 75 होता है। भैया जब इसको सिखाया था लास्ट क्लास में, आज के क्लास में, तो बहुत मेहनत से सिखाया था। तो अब ऐसा नहीं सर sin 15 है वही cos 75 है, अब वो नहीं बोल रहा था मैं। तो अभी जो मैंने आपको बोल दिया, दोज आर द ओनली थिंग्स जिनको हमें याद करने की आवश्यकता है, बाकी हमें कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब बच्चा हम सवालों की बात करते हैं। अब ये सब छोटी मोटी बातें, tan a + b की आइडेंटिटी है, tan a + tan b अपॉन -tan a × tan b, ठीक है ना। अब जैसे मान लो ये सवाल आया, अब कुछ भी कहीं पे भी लग सकता है, तो ये पिछली वाली आइडेंटिटी पे सवाल बना दिया। भाई tan 45 - थीटा क्या होता है, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a × tan b, यस और नो, यही बात हो गई ना। तो अब जैसे बेटा अगर अरे नहीं नहीं भाई, तुम्हारा नेट नहीं खराब हुआ है तो कैसी चल रही है पढ़ाई, मजा आ रहा है? तो भाई मैं तो इसलिए आ गया कि सोचा थोड़ा झकझोर लूं, हिला लूं, ताकि तुम कहीं सो तो नहीं रहे हो ये पता चल जाए। देखो अक्सर प्रिपरेशन की दिशा जब नहीं पता हो, एक मिनट नालायक, वो वाली दिशा नहीं, ये वाली दिशा, डायरेक्शन। जब प्रिपरेशन की दिशा नहीं पता हो तो अक्सर नींद आती है, उबासियां आती हैं, समझ नहीं आता कि कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और इसीलिए मैं बच्चों के लिए हमेशा कुछ ऐसा करने की कोशिश करता हूं जिससे उन्हें उनका लक्ष्य दिखता रहे। एकलव्य टेस्ट सीरीज इसी कोशिश की एक पहल है। एकलव्य टेस्ट सीरीज में मैंने अपने सालों के तजुर्बे से पूरे रिसर्च करके ऐसे टेस्ट पेपर्स बनाए हैं जिससे कि बच्चे को हर वक्त ये पता चलता रहे कि वो कितने पानी में है और अपने लक्ष्य के कितने करीब है। पहले आप जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं, उसके बाद टॉपिक खत्म हो जाने के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर खत्म हो जाने के बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो जाने के बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट। बीच बीच में छोटे छोटे यूनिट टेस्ट भी रहेंगे जो 2-3 चैप्टर्स को मिलाकर पूछे जाएंगे। तो ये सारी मशक्कत क्यों कर रहा हूं मैं? इसलिए कर रहा हूं भाई कि आपकी दिशा
सही रहे, वो वाली नहीं ये वाली। और इस दिशा में आपको हर वक्त ये पता चलता रहे कि आपकी तैयारी सही हो रही है या नहीं और किस दिशा में आपको और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में आपको बड़े डिटेल्ड रिपोर्ट्स मिलते हैं कि आप कहां कमजोर हैं, कहां मेहनत और करनी है, और ऐसे ही हजारों चीजें जिससे कि आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। तो भाई एकलव्य टेस्ट सीरीज लगाते चलिए और हरि के गुण नहीं हर्ष बाबा के गुण गाते चलिए। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले सवाल को देखते हैं, इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करो तो ये क्या लिखा है, 1 माइनस tan ऑफ 20। अब एग्जाम में तो ऐसे सोचोगे ना, अपॉन में 1 प्लस tan 20 लिखा है। सर अभी हमें दिख नहीं रहा है ये, अगर नहीं दिख रहा है तो ऊपर वाले 1 की जगह tan 45 लिख दो, माइनस tan 20 लिख दो, नीचे 1 ही लिखा रहने तो। प्लस में बेटा आपका tan ऑफ 20 लिखा है, tan ऑफ 20 की जगह लिखो 1 इंटू tan 20, तो 1 का मतलब हो गया tan 45 इंटू tan ऑफ 20 हो गया, यस और नो। अब क्या लिखा है, tan a माइनस बी, tan ऑफ 25 लिखा हुआ है, ठीक है। और भी सवालों को करते हैं जिससे कि हमें फॉर्मूले का थोड़ा सा उपयोग और क्लियर होता है। अब जैसे दो छोटे छोटे सवाल हैं, अब इस पे सीडी फॉर्मूले की तुम्हें मुझसे प्रैक्टिस करानी है। अब आराम से देख बेटा, मेरे बच्चे के लिए ये सब मजाक क्यों होता है, क्योंकि मेरे बच्चे को फॉर्मूला बहुत साइंटिफिक तरीके से, एफिशिएंट तरीके से याद है। बच्चे ने बोला भाई एक एंगल है 7 थीटा, एक एंगल है 5 थीटा, ऐसे केस में हमेशा एक एंगल c प्लस डी अपॉन 2 होता है, अगला एंगल c माइनस डी अपॉन 2 होता है। बाय द वे यहाँ पे c प्लस डी अपॉन 2 बनेगा 6 थीटा, 7 प्लस 5 अपॉन 2 6 थीटा बनेगा, और c माइनस डी अपॉन 2 बनेगा 7 माइनस 5 2 थीटा अपॉन 2 थीटा बनेगा। अब मेरा बच्चा इसके बाद अगर पहला भी सवाल लगा रहा है, तुम सोचो मेरा बच्चा कितनी इजीली लगा रहा है। मेरा बच्चा क्या सोच रहा है कि ऊपर वाला साइन के घर में निगेटिविटी है, निगेटिव वाले कमरे में साइन खुद बैठेगा। अब नेगेटिव मतलब c माइनस डी अपॉन 2 वाले एंगल पे, तो c माइनस डी अपॉन 2 वाला एंगल थीटा था। पॉजिटिव वाले कमरे में जो कॉस कर रहा है उसको करने दो, 7 प्लस 5 अपॉन 2 6 थीटा। अब नीचे देखो बेटा, नीचे क्या हो गया, कॉस के घर में पॉजिटिविटी है, एंगल 7 एंड 5 ही था, तो ये भाई थीटा एंड 6 थीटा ही आने वाला है, बट यही जो थीटा एंड 6 थीटा है वो बेसिकली कॉस के साथ आएगा, तो आंसर कितना आ गया, tan थीटा आ गया। तो मेरे बच्चे के लिए मतलब बिल्कुल हाई लेवल का मजाक हो जाता है। अब जैसे मान लो ये मैं आंसर नंबर 2 की बात करूं, आंसर नंबर 2, अब देख बेटा 1 एंड 7 लिखा हुआ है। अब बच्चे को मेरे क्लिक हो जाता है कि सर अगर मैं 1 प्लस 7 अपॉन 2 करता हूं तो 4 डिग्री आता है, समझे ना, 1 प्लस 7 4 डिग्री आता है, और 1 माइनस 7 अपॉन 2 करता हूं तो माइनस 3 डिग्री आता है। तो इससे बच्चे का थोड़ा थॉट क्लियर होता है, और 5 प्लस 3 अपॉन 2 करने पे भी 4 आता है। तो मेरे बच्चे को ये बात क्लियर होती है कि यहाँ पे सर करते क्या है कि इसको और इसको सबसे पहले हम कंबाइंड करते हैं, 1 एंड 7 को कंबाइंड करते हैं। तो हमने 1 एंड 7 की जगह हमने क्या लिखा, हमने लिखा 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2, c प्लस डी अपॉन 2 हो जाएगा 4 डिग्री। कॉस में देख बेटा क्या बनेगा, 1 माइनस 7 माइनस 6 अपॉन 2, माइनस 3 होता है, बट कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। अब 3 और 5 को कंबाइंड करो, एक आपका बनेगा 2 साइन ऑफ 3 प्लस 5 अपॉन 2 4 डिग्री, एक बनेगा 3 माइनस 5 2 होता है अपॉन 2 1, आइडियली माइनस 1 आ रहा है बट कॉस लिखना है कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा नीचे की बात करते हैं, फिर से 1 एंड 7 को कंबाइंड किया, देख अब तू खुद सोच सुना, एंगल यही आने वाला है, सब में आगे कॉस हो जाएगा, यस और नो। तो ये आपका हो जाएगा, साइन की जगह कॉस लिख दो, और अगला वाला ऑलरेडी कॉस लिखा हुआ है, देख बेटा कितना आसान हो गया, साइन की जगह कॉस लिख दिया, अगला ऑलरेडी, क्योंकि कॉस के घर में अगर पॉजिटिविटी है तो एक कमरे में कॉस वाला बंदा मॉकटेल पीता है और दूसरे कमरे में कॉस वाला बंदा मैंगो जूस पी रहा होता है। मैंगो का सीजन चल रहा है इसलिए मैंगो जूस पी रहा है अभी फिलहाल। ऑलराइट अब इसमें हमें क्या समझ में आता है, ऊपर से sin 4 कॉमन आया, नीचे से cos 4 कॉमन आया, 2 तो एनीवे कैंसिल हो गया, तो कॉमन आपका जो आया sin 4 cos 4, या अगर आपको आराम आराम से लिखना है, मान लो 2 sin 4 cos 4 को कॉमन ले लिया, ऊपर बेटा क्या बचेगा, ऊपर बचेगा cos ऑफ 3 प्लस cos ऑफ 1, नीचे आपका बेटा क्या बचेगा, नीचे आपका बचेगा cos ऑफ 3 प्लस cos ऑफ 1, ऊपर नीचे देखो सेम चीज बचेगी कि नहीं बचेगी, और ये हो गया कैंसिल। इसका आंसर आ गया tan ऑफ 4 डिग्री, बट सवाल में क्या लिखा था, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, तो आंसर बता दो। अब 4 डिग्री तो भाई थर्ड क्वाड्रेंट में है नहीं,
ये तो पहले क्वाड्रेंट में है। तो क्या tan ऑफ 4 को थर्ड क्वाड्रेंट के किसी एंगल के फॉर्म में लिखा जा सकता है? सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। tan ऑफ 4 को आप tan ऑफ 184 भी लिख सकते हो भाई। tan 180 प्लस थीटा tan थीटा के बराबर होता है, तो इसी को हमने 184 डिग्री लिख दिया, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 184 आ गई। इसको बेटा बहुत तरीके से लिखा जा सकता था आइडियली। तो जैसे 4 डिग्री को आपने 180 प्लस 4 लिखा, पाई प्लस 4 लिखा, कोई बंदा अगर 3 पाई प्लस 4 लिखता तो भी वैलिड है भाई। tan 4 डिग्री बहुत सारी चीजों के बराबर हो सकता था। अगर 180 प्लस 4 थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो 3 पाई प्लस 4 डिग्री भी थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। मतलब इसी चीज को बंदा 544 डिग्री भी लिख सकता था। ये फिर से थर्ड क्वाड्रेंट का ही एंगल होता। 3 पाई आपका 540 होता प्लस 4, तो यहाँ पे आंसर 544 भी आ सकता। तो थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लिखा था, ऑप्शन में आमतौर पे 184 लिखा होगा, आप 184 टिक करके चले आओगे। 544 लिखा है तो 544 भी टिक करके चले आओ। ठीक है ना भाई? आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जैसे ये सब सवाल भी थोड़ा बहुत मैं इसलिए लाया हूं कि फॉर्मूले पे एक बार ग्रिप बन जाए, फॉर्मूले की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और फॉर्मूला याद हो जाए। तो जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूं, अब जैसे पहला वाला सवाल थोड़ा नोटिस कर बेटा कि इस वाले सवाल में ये वाला चीज और ये वाला चीज अगर आपने कंबाइंड किया तो साइन सी प्लस साइन डी का आइडेंटिटी आप लगाओगे, यस और नो? उसकी आइडेंटिटी क्या बनेगी? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू साइन, अब आराम से देख बेटा, 2 प्लस 4 6 अपॉन 2 मतलब 3x हो गया, कॉस ऑफ 2 माइनस 4 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1 हो गया। बट कॉस में लिखा है तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस x लिख दिया। माइनस में आपका बेटा साइन ऑफ 3x लिखा था, उसको अपन ने लिखा रहने दिया। अपॉन में देखते हैं क्या लिखना है बच्चों। अब देखना, कॉस में सेम एंगल के साथ कंबाइंड कर रहे हो तो भैया यहाँ पे जो दोनों साइन था उसी की जगह कॉस लिख दो, फालतू में क्यों दिमाग लगाए। आइडेंटिटी हमने ऐसे याद की, इस वजह से हम लोग चीजों को थोड़ा सा और रिलैक्स्ड वे में, इजी वे में लगा पा रहे हैं, यस और नो? अब ऊपर से बेटा क्या कॉमन आ रहा है? ऊपर से आपका साइन ऑफ 3x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा फिर? ऊपर आपका बचेगा 2 cos ऑफ x माइनस 1 बचेगा। नीचे से बेटा क्या कॉमन आ रहा है? नीचे से आपका cos ऑफ 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा? 2 cos ऑफ x माइनस 1 बचेगा, जो कि कैंसिल होकर साइन अपॉन कॉस, ये tan ऑफ 3x इसका आंसर आ गया। फॉर्मूला मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा और अच्छी तरीके से याद होना वो शुरू होगा ना, बात समझे ना? और फॉर्मूले में आपको याद करवाता हूँ। अब जैसे ये सब करने से वो जो सीडी वाला फॉर्मूला है जो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है, वो पूरी तरीके से जो है अपने गिरफ्त में आ जाता है। बात समझ में आती? तो एक बार उसको अपने गिरफ्त में लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात बेटा यहाँ पे क्या लिखा है? कॉस सी माइनस कॉस डी लिखा है। कॉस के घर में निगेटिविटी है, दोनों के दोनों टर्म साइन वाले आने वाले हैं। तो अब देखो मैं इसको आराम आराम से मैं लिखता हूं, एक बार मैं अप्लाई करके दिखाता हूं जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कितना इजी होता था। पेट्रोल डाला, -2 लिखा, अब साइन के साथ ही सी प्लस डी अपॉन 2 सी माइनस डी अपॉन 2 लिखना है। तो सी प्लस डी, थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा अपॉन 2 2 थीटा हो गया, साइन के साथ ही थीटा माइनस 3 थीटा -2 थीटा बना, अपॉन 2 माइनस थीटा बना। साइन में निगेटिव को नहीं इग्नोर कर सकते बेटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है, जबकि साइन ऑफ माइनस थीटा में निगेटिव बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो निगेटिव नहीं हो गया। अगले वाले में साइन सी प्लस साइन डी, साइन के घर में पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव वाले कमरे में खुद एंजॉय करेगा, तो 2 इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 8 प्लस 2 10 अपॉन 2 5 कॉस ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2 8 माइनस 2 6 अपॉन 2 मतलब कॉस ऑफ 6 थीटा हो गया। ठीक है, साइन के घर में निगेटिविटी है, साइन के घर में निगेटिविटी होने का मतलब क्या हो गया? निगेटिव कमरे में खुद जाके लड़ेगा, तो ये बनेगा 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा अपॉन 2 3 थीटा, मतलब 3 थीटा वाला कमरा तो cos बंधु एंजॉय कर रहा है, निगेटिव वाले कमरे में खुद जाके वो लड़ाई लड़ेगा अपनी। ठीक है ना, तो 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा अपॉन 2 मतलब यहाँ पे आपका बन जाएगा 2 थीटा। ठीक है ना, फिर से कॉस के घर में आग लगी है, दोनों कमरों में साइन मरे जले, पेट्रोल में जले, हमें क्या फर्क पड़ता है? तो -2 इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2
5 थीटा आपका बन जाएगा, साइन ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2 पे नोटिस करो बेटा, 4 थीटा माइनस 6 थीटा माइनस 2 थीटा बनेगा, अपॉन में 2 करोगे माइनस थीटा बनेगा। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, कहने का मतलब ये माइनस थीटा हो जाएगा। अब बेटा देख ऊपर नीचे से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, इनफैक्ट ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं कि और क्या-क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं और क्या बच रहा है। देख बेटा पहली बात तो -2 इंटू 2, 2 इंटू -2 भाई इनका काम हो गया तमाम। अब देखते हैं ऊपर है साइन 2 थीटा, नीचे है साइन 2 थीटा, इनका काम हो गया तमाम। ऊपर है साइन ऑफ माइनस थीटा, नीचे भी है साइन ऑफ माइनस थीटा, इनका काम तमाम। ऊपर है बेटा साइन ऑफ 5 थीटा, नीचे भी है साइन ऑफ 5 थीटा, ऊपर है कॉस ऑफ 3 थीटा, नीचे भी है कॉस ऑफ 3 थीटा। सब कुछ कैंसिल होके क्या आ गया, सब कुछ कैंसिल होके आपका 1 आ गया। सब कुछ कैंसिल होके क्या आ गया, सब कुछ कैंसिल होके आपका 1 आ गया। एप्लीकेशन को ध्यान से आप लोग समझो, समझे ना। अब जैसे मान लो यही सवाल है, अब इसमें कुछ कुछ लिखा है अल्फा पाई अपॉन 19 के बराबर है। ये सब जो डेटा बेटा लास्ट में यूज करना होता है, पहले नहीं कि पाई अपॉन 19 डाल के कैलकुलेशन करना शुरू कर दिए, तब तो फिर सवाल बहुत लंबा आप बना लोगे। फिर से जो अभी तक हम लोग करते चले आ रहे हैं सीडी वाला, उसी का एप्लीकेशन है। थोड़ा सा लास्ट में इसको यूज करके देखेंगे आंसर क्या आ रहा है। अब जैसे हमने देखा साइन ऑफ 23 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा, साइन के घर में नेगेटिविटी है, तो ये कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2, 23 प्लस 3 26 हो गया, अपॉन 2 13 हो गया। तो कॉस के साथ आपका आएगा 13 अल्फा, साइन के घर में नेगेटिविटी थी, नेगेटिव वाले घर में खुद जा रहा है, 23 माइनस 3 20 अपॉन 2 10। तो साइन के साथ आपका क्या आ गया, साइन के साथ 10 अल्फा आ गया। नीचे में देखते हैं, नीचे में साइन के घर में पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव वाले कमरे में साइन खुद जाएगा। तो 2 इंटू साइन ऑफ 16 और 4 20 अपॉन 2 10 अल्फा हो गया, और 16 माइनस 4 वाले कमरे में कॉस 16 माइनस 4 अपॉन 2 12 अपॉन 2 6 अल्फा। अब बेटा देखो कुछ तो कैंसिल हो गया, 2 साइन 10 अल्फा, 2 साइन 10 अल्फा कैंसिल हो गया। अब इसका आंसर आ रहा है cos ऑफ 13 अल्फा अपॉन cos ऑफ 6 अल्फा। क्या सर 13 अल्फा और 6 अल्फा में कोई रिलेशन है क्या? सर cos ऑफ 13 अल्फा अपॉन cos ऑफ 6 अल्फा आ रहा है, क्या 13 अल्फा और 6 अल्फा में कोई रिलेशन है? रिलेशन बिल्कुल है बेटा। देखो ये अल्फा पाई अपॉन 19 दिया था, मतलब तुम्हें समझ में आता है कि 19 अल्फा जो है वो पाई के बराबर है। ऐसे कैलकुलेशन करोगे, एलिगेंट वे में कैलकुलेशन जाएगा। अब 13 प्लस 6 19 होता है, तो हमें पता अच्छा ये रिलेशन है, 13 अल्फा प्लस 6 अल्फा का जो सम है वो 180 के बराबर है। मतलब 13 अल्फा और 6 अल्फा बेसिकली सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो यहाँ पे हम लोग 13 अल्फा की जगह क्या डाल सकते हैं, हम लोग डाल सकते हैं पाई माइनस 6 अल्फा भी डाल सकते हैं। तो cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, नीचे आपका ऑलरेडी cos ऑफ 6 अल्फा लिखा था, आंसर आ गया -1। ये वाला डेटा देके सवाल को एक्चुअल में इजी बनाया है। आमतौर बच्चा कहता है पहले सबसे पहला काम अल्फा यहाँ पे रख दो, अब भैया सीडी फॉर्मूले में पसीना छूट गया और कुछ दिखा अलग से नहीं। तो जो भी एंगल दिया उसके साथ हमेशा लास्ट में आप डील करो, क्योंकि यहाँ पे देखो ना फिर रिलेशन इजिली दिखता है। अब मैं बोल दूं, अब वही बात है, इसको 13 से मल्टीप्लाई करके मैं गंदा गंदा लिखूंगा, थोड़ी थोड़ी ना आपको उतना अच्छे से रिलेशन दिखेगा। एक और सवाल देखते हैं इसी बात पे। अब जैसे ये काफी डिसेंट सवाल है, मतलब ये सवाल लगाने के बाद में आपको जो 2 साइन ए कॉस बी वगैरह के फॉर्मूले वो भी ढंग से याद हो जाएंगे, साइन सी प्लस साइन डी भी तुम्हें याद हो जाएगा, मतलब तुम बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। हालांकि ये जेईई एडवांस का आया हुआ पुराना क्वेश्चन है, एंड दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट हर अच्छा टीचर अपनी क्लास में इसको उठाता ही है, क्योंकि एक ही सवाल में आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाता है। ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। सब लोग तैयार है ना भाई? ध्यानपूर्वक समझिएगा यार। यहाँ पे 2 साइन ए कॉस बी वगैरह सब हमें लगाना है, बट आगे हमें 2 चाहिए होता है। तो पहला एक काम करो, एक 2 यहाँ पे लिख दो, एक 2 यहाँ पे लिख दो, एक 2 यहाँ पे लिख दो, एक 2 यहाँ पे लिख दो। तो मतलब सॉर्ट ऑफ 2 ऑलरेडी लिखा है। अब इसके बाद में आइडेंटिटी को बेटा देखो मैं प्यार से आराम से लगाता हूं, बिल्कुल रिलैक्स वे में लगाता हूं। कैसे लगाना होता है,
ये लिखा है सर 2 sin a cos b, 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b। हमने ऐसे लगाया ब्रेकेट, हमने बोला साइन ऑफ a प्लस b हो गया 9 ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ a माइनस b, 8 माइनस थीटा आपका 7 थीटा। ये पहला वाला हो गया। अगले वाले पे आराम से और बेटा माइनस का साइन लगाया, फिर से सर आपका लिखा है 2 sin a cos b लिखा है, 2 sin a cos b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो साइन ऑफ a प्लस b 6 प्लस 3 हो गया 9, साइन ऑफ a माइनस b 6 माइनस 3 हो गया 3। चलो जी बड़ी अच्छी बात है। नीचे बेटा 2 cos a cos b लिखा है, 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है ना। तो cos a प्लस b का मतलब हो जाएगा cos 3 थीटा cos a माइनस b, 2 थीटा माइनस थीटा मतलब cos ऑफ थीटा आ गया बेटा। अगला क्या लिखा है 2 sin a sin b, 2 sin a sin b याद करो क्या होता था, बच्चा गलत बहुत इसमें बोलता है, 2 sin a sin b होता था cos ऑफ a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो इसको हमें लिखना था cos ऑफ a माइनस b, 3 में से 4 गया माइनस बचा, बट cos में माइनस थीटा का कोई फर्क नहीं पड़ता, और माइनस cos a प्लस b आपका हो गया cos ऑफ 7 थीटा। कुछ कुछ चीजें नेचुरली कैंसिल होती हैं, जैसा कि देखो न्यूमरेटर से साइन ऑफ 9 थीटा पॉजिटिव नेगेटिव हो गया कैंसिल, डिनोमिनेटर से पॉजिटिव cos थीटा नेगेटिव cos थीटा हो गया कैंसिल। न्यूमरेटर में बच्चा क्या बचा, न्यूमरेटर में आपका बचा साइन ऑफ 7 थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा। डिनोमिनेटर में बेटा आपका क्या बचा, डिनोमिनेटर में आपका बचा cos ऑफ थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, प्लस में आपका बचा cos ऑफ 7 थीटा। अब थोड़ा सा और ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ऊपर हमें लगाना है साइन सी माइनस साइन डी, निगेटिव वाले कमरे में साइन जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2, यस और नो। तो अगर मैं यहाँ पे ऊपर की बात करता हूं तो ऊपर आपका बनेगा 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2, 7 प्लस 3 10 अपॉन 2 मतलब 5 थीटा हो गया बेटा, और इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2, 7 माइनस 3 4 अपॉन 2 मतलब 2 थीटा हो गया। अच्छा अपॉन में नीचे क्या लिखा हुआ है बच्चों, नीचे आपका लिखा है 2 टाइम्स कॉस सी प्लस कॉस डी लिखा हुआ है, तो कॉस ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 मतलब 7 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2, ठीक है ना भाई। अच्छा 3 थीटा था यार, यहाँ पे एक 3 भी मैंने मिस कैसे कर दिया। हाँ तो 3 प्लस 5 अपॉन 2, 3 प्लस 7 अपॉन 2, और आपका साइन में क्या अब दोनों कॉस आएगा, ठीक है ना। तो 3 थीटा माइनस 7 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 माइनस थीटा, कॉस में माइनस लिखने कोई मतलब नहीं होता, ये आपका 2 थीटा बन जाएगा, समझे ना। यहाँ पे बेटा एक एंगल है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 जो कि 7 प्लस 3 अपॉन 2 5 थीटा हो गया। अगला एंगल है साइन ऑफ c माइनस डी अपॉन 2 जो कि साइन में 7 माइनस 3 4 अपॉन 2 2 थीटा लिख दिया, ठीक है ना। तो ये वाला 2 cos 5 थीटा 2 5 cos से कैंसिल होके आंसर इसका आना चाहिए साइन 2 थीटा अपॉन cos ऑफ 2 थीटा tan ऑफ 2 थीटा आना चाहिए। सवाल में बेटा दिया था थीटा 7.5 डिग्री के बराबर है, तो 7.5 को 2 से 7.5 इंटू 2 कितना होता है 15, tan ऑफ 15 इसका आंसर आना चाहिए। tan ऑफ 15 की वैल्यू याद करवा चुका हूं 2 माइनस रूट 3 होती है, बात समझे ना। एक और सवाल लगा के देखते हैं। देखो भाई पढ़ो सब लोग, सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। cos स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 47 प्लस cos ऑफ 73 इंटू cos ऑफ 47, कैसे करेंगे बच्चों, सुनिएगा मेरी बात। देखो आइडेंटिटी वो इंपॉर्टेंट वाली दो आइडेंटिटी याद करो, उसमें एक तो होता था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, जो कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता था। मतलब अगर दो साइन स्क्वायर लिखे हैं बीच में एक नेगेटिव है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। अच्छा मान लो उसका उपयोग क्या यहां कर सकते हैं, जवाब आएगा नहीं भाई। इसको अगर हम साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो नेगेटिव साइन स्क्वायर 73 आएगा 1 के साथ, और ये नेगेटिव साइन स्क्वायर 47 आएगा 1 के साथ। दो साइन स्क्वायर तो आ रहा है
बट दोनों के आगे नेगेटिव है। और साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, एक साइन स्क्वायर प्लस होना चाहिए, दूसरा साइन स्क्वायर नेगेटिव होना चाहिए, तो पहला वाला नहीं यूज होगा। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी बेटा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, मैंने आपको क्या बताया था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या बताया था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बताया था, ये उस पर आधारित है। इन दोनों कॉस स्क्वायर में से किसी भी कॉस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर लो। तो मान लो हमने किया, हमने कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को यूं ही रहने दिया, कॉस स्क्वायर 47 की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 47। अच्छा, लास्ट का जो दो टर्म पड़ा है उसमें तो हमें वैसे ही क्लियर है कि सर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, लास्ट के जो दो टर्म्स की प्लानिंग है वो हमें पता है कि भाई 2 cos a cos b ही लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे प्रोसीड करते हैं। 1 तो बेटा आपका बाहर आ गया, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी को रिकॉल करो, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। मैं फिर से बोलता हूं बच्चों, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बनेगा cos a प्लस बी। अब 73 प्लस 47 120 होता है, 73 7 80 40 120। तो cos a प्लस बी का मतलब ये बन गया cos ऑफ 127 इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी। a माइनस बी मतलब 73 में से 47 हटा दो, 73 में से 47 हटा दो, कितना आई थिंक 26 डिग्री आएगा, यस और नो। तो 46 और 6 53 20 73, हाँ 26 डिग्री आएगा। तो ये बन गया cos ऑफ 26 डिग्री आ गया। चलो भाई आगे देखते हैं क्या। यहाँ पे बेटा 2, फिर से 2 cos a cos b लगा दो। एक बेटा आगे आपका हाफ ऑलरेडी लिखा हुआ है। 2 cos a cos b की आइडेंटिटी क्या होती है, cos ऑफ a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, cos ऑफ a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो cos a प्लस बी का मतलब हो गया cos ऑफ 120 डिग्री प्लस cos a माइनस बी। अब इन दोनों का डिफरेंस हमें पता है 26 के बराबर आता है। अब देखते हैं क्या होता है बेटा, ये पहला वाला 1 तो 1 रह गया, cos 120 क्या होगा माइनस हाफ, cos 180 माइनस 60 माइनस cos 60, तो माइनस हाफ के साथ ये आ रहा है cos ऑफ 26। आगे देखते हैं क्या आ रहा है, cos 120 फिर से माइनस हाफ है, आगे वाले 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 1/4 आ गया। और एक आपका प्लस में आ रहा है हाफ इंटू कॉस ऑफ 26 आ रहा है। अब देख बेटा, माइनस हाफ 26 प्लस हाफ कॉस ऑफ 26 हो गया कैंसिल, ये कितना आ गया 1 माइनस 1/4, जिसकी वैल्यू 3/4 के बराबर आ रही है। तो ले दे के आज ही की क्लास में जैसा कि बताया था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर होता है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर होता है। उसकी भी उपयोगिता हमें दिखती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। एक छोटी सी बात मैं और करता हूँ। अब जैसे ये सब सवाल आया, जो बताया था बेटा 18 और 36 का यूसेज है, उस पर यह सवाल आधारित है। सबसे पहले मैं पहले वाले, अब दोनों सवालों का जवाब बड़ी आसानी से आप बता सकते हो। आंसर टू द फर्स्ट प्रॉब्लम। अब इतना तो तुम्हें लॉजिक और कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि सर 2 से यहां पे मल्टीप्लाई कर लो, 2 से नीचे आप डिवाइड कर लो। हम आइडेंटिटी लगाना चाहते हैं 2 sin a sin b का। आप नीचे यूं ही लिखा रहेगा 2 sin a sin b का आइडेंटिटी क्या होता है, याद कीजिए cos ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्या होता था बच्चा, cos ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता था। अब इसको लिखते हैं cos ऑफ a माइनस बी, cos ऑफ a माइनस बी 132 में से 12 जाएगा, 120 बचेगा, माइनस cos a प्लस बी, a प्लस बी कितना होगा 132 प्लस 12, 132 प्लस 12 आपका हो जाएगा 144 डिग्री। अब जो जो वैल्यूज पता है उनको डाल के निकालते हैं आंसर। तो बेटा ये 1/2 तो अपना यूं ही रह जाएगा। cos 120 होता है माइनस हाफ के बराबर। अब याद करो, हमें केवल साइन का 18 पता होता है और cos का 36। 18 और 36 के अलावा हमें कुछ नहीं पता, वो भी साइन का 18 cos का 36। अब ये देखो cos 36 के फॉर्म में लिखा है। 144 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 180 माइनस 36 लिखा हुआ है। cos 180 माइनस थीटा
माइनस कॉस थीटा होता है, मतलब ये वाली चीज को मैं माइनस कॉस 36 लिख सकता हूं, तो यहाँ पे ले देके प्लस कॉस ऑफ 36 हो जाएगा, ठीक है ना। अब कॉस 36 की वैल्यू डाल दो, 1/2 बाहर है, एक हो गया -1, कॉस 36 क्या होता था, √5 + 1 डिवाइडेड बाई 4 होता था, ठीक है। थोड़ा सा भाई यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो बाहर वाला हाफ आपका यूं ही रह जाएगा, यूं ही रह जाएगा, नीचे 4 को हमने, नीचे वाले 4 को हमने ले लिया एलसीएम। अब यहाँ पे 2 दूनी 4 मतलब -2 हो चुका है, अब √5 + 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो क्या बचेगा, √5 - 1/4, बाहर एक हाफ है, आंसर आ जाएगा √5 - 1/8। यस और नो, √5 - 1 है और नीचे 4 × 2 बच रहा है। सेकंड वाले सवाल की बेटा बात करते हैं, तो सेकंड वाले सवाल की बात करते हैं, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब याद करो, ये cos a + b × cos a - b लिखा है, अगर sin स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता तो sin a + b × sin a - b हो जाता। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप क्या इसको लिखोगे, दिस विल बी इक्वल टू cos ऑफ a + b, मतलब 48 + 12 cos ऑफ 60 डिग्री इंटू cos ऑफ a - b, 48 - 12 cos ऑफ 36 डिग्री। cos ऑफ 60 कितना होता है, हाफ के बराबर होता है। cos ऑफ 36 आपका कितना होता है, अभी बताया, √5 + 1/4, तो ये तो डायरेक्ट आपका √5 + 1/8 आ गया। यस और नो, आ गया कि नहीं आ गया। तो बच्चा आज की क्लास में, फिलहाल मैं अगर क्लास की बात करूं, पूरे क्लास में ले देके हम लोगों ने कुछ एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज को हमने यहाँ पे आज की क्लास में टैकल किया है, और वो सारी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है, ठीक है। जैसे एक तो भाई sin a + b sin a - b sin a + b sin a cos b + cos a sin b sin a - b sin a cos b - cos a sin b cos a + b cos a cos b + sin a sin b cos a - b cos a cos b - sin a sin b। उल्टा बोल दिया क्या, cos a + b में माइनस बोलना था, cos a + b, अच्छा लगता है थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, या मुझे खुद नहीं आ रहा, मैं बहुत ही फ्लुएंटली बोल रहा था, ठीक है ना। तो a + b वाले में माइनस होता है, a - b वाले में प्लस होता है, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा ये tan a + b tan a - b की मैंने आपको आइडेंटिटी बताई, और इस आइडेंटिटी को मैंने आपको सिखाया कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है ना। सीडी वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कैसे करना है, और ये सीडी वाले फॉर्मूले का शॉर्टकट भी मैंने आज की क्लास में आपको बताया, ठीक है ना। सीडी वाला फॉर्मूला बेटा ओवर होने के बाद ये चीज हम लोगों ने पढ़ी कि 2 sin a cos b, केवल इसको याद रखना है, इसको याद नहीं रखना, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, सेकंड वाले को याद नहीं रखना है। और इतना ही करते कि हम लोगों ने बेटा एंगल, अच्छा ये 2 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज बताई जिसपे जेई वाला पहले भी इंटरेस्टेड होता था, बट हाल फिलहाल में मैंने देखा है कि जेई वाले का इस वाली आइडेंटिटी पे इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, मतलब करंट सिनेरियो के हिसाब से। लास्ट में जाते जाते एंगल्स आए थे, सारे एंगल्स मैंने आपको सिखाए, और आपको मैंने एंगल को याद करने का भी तरीका सिखाया, और मैंने बोला फालतू चीजों को नहीं याद रखना कि सर sin 15 cos 75 ऐसे याद करो, क्या मतलब बनता है, sin 15 cos 75 होता है, ये तो हमें ऑलरेडी पता था ना, तो इसको याद करने का क्या मतलब है। तो तुमने याद रखा sin 15 √3 - 1/2 sin 75 √3 + 1/2, काम खत्म। tan 15 2 - √3 tan 75 2 + √3, tan 22.5 √2 - 1 tan 67.5 √2 + 1। बात समझ में आती, साइन 22.5 बड़े से अंडर रूट के अंदर √2 - 1/2 √2 साइन 67.5 बड़े से अंडर रूट के अंदर √2 + 1/2 √2। बात समझ में आती है। और 18 और 36 में केवल साइन 18 जो कि √5 - 1/4 है, और केवल cos 36 जो कि √5 + 1/4 है, इतना ही। तो इतनी सारी चीजों को बच्चा आज की क्लास में हमने कर लिया है, और इस पे कई सारे सवालों को लगा के तुम्हें दिखाए कि कैसे कैसे यूज होता है। पूरे पढ़ाने की लेक्चर को डिलीवर करने की स्ट्रेटजी वही है कि अगर कोई बहुत पीछे की कोई चीज है, वो बहुत आगे की किसी चीज के साथ ज्यादातर एग्जाम में यूज होती है, तो उसी हिसाब से मैंने उसको आगे ही लिख दिया। अब जैसे इसका डेरिवेशन ऑब्वियसली लेट में आता है, sin 18 cos 36 का डेरिवेशन लेट में आता है, बट अब उतना लेट तक अगर इंतजार करोगे तो आप सवाल एक्चुअल में नहीं लगा पाओगे। तो पूरे लेक्चर की प्लानिंग इसी हिसाब से हुई कि बच्चे को कंप्लीट नॉलेज मिलना चाहिए,
डेप्थ में मिलना चाहिए। एट द सेम टाइम उसको ये पता लगना चाहिए कि आपके जो जेईई मेन या एडवांस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। अगले वाले लेक्चर में बेटा हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे, विच विल बी द लेक्चर नंबर 3 ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री में जो आगे की चीजें हैं, रेंज वगैरह से रिलेटेड कुछ चीजें आती हैं, और इन सब फॉर्मूले पे कुछ एक और भी सवालों को हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में लगाने वाले हैं, ठीक है ना। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, दैट विल बी लेक्चर नंबर 3 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द सेशन। अगर सेशन समझ में आया तो भाई लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना, मैं आपके कमेंट का आपको जवाब दूंगा, और चैनल पे सब्सक्राइब हो जाओ बेटा। इतनी एफिशिएंट तरीके से कम टाइम पे कोई तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, इतना मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ। बाकी बेटा मुलाकात करते हैं, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।